ओके, तो लास्ट क्लास हमारी जो चल रही थी वो फोटोशॉप के ऊपर चल रही थी। ठीक है, सबको होप्स हो कि स्क्रीन मेरी नज़र आ रही होगी। ठीक है, लास्ट क्लास हमारी फोटोशॉप पे चल रही थी, जो हमारी रह गई थी। ठीक है, फोटोशॉप को मैं जो थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि हमारी क्लास कहाँ तक हो गई थी और कहाँ तक रह गई थी। ठीक है, मैं इंटरफेस को आपको समझा रहा था कि फोटोशॉप का इंटरफेस सिमिलर टू इलस्ट्रेटर है। ठीक है, जब भी आप फोटोशॉप खोलते हैं तो सबसे पहले आप कैसे जाएंगे, फाइल के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे। ये इलस्ट्रेटर के अंदर भी सेम है और फोटोशॉप के अंदर भी सेम है। ठीक है, मगर इलस्ट्रेटर में इतनी ज़्यादा ये रिस्ट्रिक्ट मतलब ज़रूरी बहुत ज़्यादा नहीं होती, मगर फोटोशॉप में ये बात ज़रूरी होती है कि आपको साइजेस हमेशा मेंशन करने हैं फोटोशॉप में जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप किस साइज़ के लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो पोस्टर बना रहे हैं, पोस्टर या फेसबुक के लिए पोस्ट बना रहे हैं, तो आपको उसकी डायमेंशन पता होना ज़रूरी है। उसकी मैंने वजह बताई थी कि बाद में आप अगर चेंज करना चाहें तो चेंज बिल्कुल कर सकते हैं, मगर जो आपने काम किया है बीच में, तो वो ख़राब हो जाएगा अगर आपका साइज़ जो है वो पहले से सेट नहीं है। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं होता था। इलस्ट्रेटर में अगर आप साइज़ एक दफ़ा दे दें, बाद में चेंज करें, तो उसको जो बीच में आपने जो भी एलिमेंट्स के बनाए हैं तो उनके साइज़ेस को चेंज कर सकते हैं, मगर फ़ोटोशॉप में ऐसा नहीं होता। इसलिए जो भी आपको साइज़ रखना है वो आप पहले रख लें। ठीक है, एक बात ये मैंने आपको बताई थी। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि जैसे मिसाल के तौर पे आप प्रिंटिंग के लिए आप कोई चीज़ बना रहे हैं, फ़ोटोशॉप में ज़्यादातर जो है वो प्रिंटिंग के लिए आप चीज़ें बना रहे होते हैं। आप बिज़नेस कार्ड बना रहे होते हैं। ठीक है, आप पोस्टर बना रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप A4 साइज़ के पोस्टर्स बनते हैं, लीगल के पोस्टर बनते हैं। ठीक है, तो A3 साइज़ के पोस्टर्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो या फ्लायर बन रहे होते हैं या ब्रोशर बन रहे होते हैं, किसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं। तो ज़्यादातर फ़ोटोशॉप का शुरू से, जब से फ़ोटोशॉप आया है, तो फ़ोटोशॉप का मेन मकसद यही था कि जो प्रिंट आउट की जो चीज़ें थी उनको यहाँ डिज़ाइन करके उसको एक्सपोर्ट किया जाता। ओके, तो फ़ोटोशॉप के लिए जब भी आप प्रिंट आउट के लिए कोई चीज़ बनाएंगे तो आप RGB इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप CMYK के कलर मोड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रिंटिंग के जितने भी प्रिंटिंग जैसे होती है, जो भी प्रिंटर्स हैं वो CMYK में चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप RGB में रखेंगे तो आपके कलर्स ख़राब आएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो अच्छा, ये बात मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी टिप्स आपको बताता जाऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पर बिज़नेस कार्ड है, तो बिज़नेस कार्ड जो होता है वो उसका साइज़ होता है 3.5 बाय 2 इंचेस। ओके, इंचेस में मैं आपको मेजरमेंट बता रहा हूँ। तो बिज़नेस कार्ड की जो साइजिंग होती है वो 3.5 बाय 2 की साइज़ होती है। आप फर्दर जो है वो कंफर्म भी कर सकते हैं कि बिज़नेस कार्ड का ये, ठीक है, बिज़नेस कार्ड साइज, ओके, देखें, ठीक है, 3.5 बाय 2 इंचेस। ठीक है, 3.5 बाय 2 इंचेस, ये एक पैटर्न चल रहा होता है यूनिवर्सली पूरी दुनिया में। ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, चेंजेस थोड़ी बहुत हो सकती हैं, मगर एक स्टैंडर्ड ये है 3.5 बाय 2। ठीक है, तो ये साइज़ होता है जो आपका बिज़नेस कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड होता है या बिज़नेस कार्ड होता है। तो आप कभी भी जब भी, जैसे मैंने लोगो डिज़ाइन की क्लासेस आपको दी थी, तो लोगो डिज़ाइन के साथ बिज़नेस कार्ड भी साथ बन रहा होता है। ठीक है, तो बिज़नेस कार्ड जो है वो उसका साइज़ 3.5 बाय 2 होता है। 3.5 विड्थ होती है और 2 जो है वो हाइट होती है। ठीक है, तो इस साइज़ के बन रहे होते हैं। और बिज़नेस कार्ड का थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि बिज़नेस कार्ड को बनाने का वे क्या होता है। कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी डिज़ाइन हो, वे सेम होता है। वे सेम क्या है कि आप रिसर्च करते हैं। ये मैंने हर डिज़ाइन में आपको ये बात बताई है कि जब भी कोई भी डिज़ाइन बनाना है, मतलब लोगो डिज़ाइन हो, वेबसाइट डिज़ाइन हो, बिज़नेस कार्ड हो, पोस्टर हो, फ्लायर हो, XYZ जो भी हो, तो आप पहले रिसर्च करेंगे कि भाई मार्केट के अंदर क्या स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। और रिसर्च का जो तरीका होता है वो पिंटरेस्ट पे आप रिसर्च करेंगे। ये भी मैंने कई दफ़ा आपको बात बताई है। ठीक है,
तो और ये जो पूरा वे है किसी भी डिज़ाइन को बनाने का, इसको कहते हैं डिज़ाइन प्रोसेस। ठीक है, तो ये डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो सारे डिज़ाइंस का सेम ही मेथड होता है कि आप रिसर्च करते हैं, उसके बाद फिर काम शुरू करते हैं। ऐसे मुंह उठा के आप डायरेक्ट शुरू नहीं करते। तो आप कोई भी इतना फन काम नहीं होता कि सबके पास पहले ही आइडियाज़ हों। आइडियाज़ लिए जाते हैं, ठीक है, कि दुनिया में कैसे बिजनेस कार्ड बन रहे हैं। ठीक है, बिजनेस कार्ड्स के आप डिज़ाइंस लेते हैं, आइडियाज़ लेते हैं। पिंटरेस्ट का मैंने ये बताया कि ये फ़ायदा ये है कि पिंटरेस्ट जो है वो हर जगह, हर वेबसाइट से जो है वो आइडियाज़ ले रहा होता है। बीहैंस है, ड्रिबल है, ठीक है, दुनिया जहान की सारी वेबसाइट्स से ये आइडियाज़ ले रहा होता है। तो आपके लिए आसानी हो जाती है, बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस कार्ड्स के डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको देख के आप यहाँ ये चीज़ें बना सकते हैं। ठीक हो गई बात। ठीक है, बिजनेस कार्ड जो है वो फोटोशॉप पे भी डेफिनेटली बनता है और बिजनेस कार्ड इलिस्ट्रेटर पे भी बनता है। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे, ठीक है, इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आप फोटोशॉप पे बना रहे हैं या इलिस्ट्रेटर पे बना रहे हैं। ठीक है, जो आपको जो इजी लगे आप इसमें बना सकते हैं। ठीक हो गई बात। हाँ, मगर एक शर्त यह है लाजमन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे जो आपको ध्यान रहे कि आपको कलर मोड जो है वो CMYK के रखना है। वो आप इलस्ट्रेटर में बनाएं, बिजनेस कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप बिजनेस कार्ड जब भी बनाएं, क्योंकि ये बिजनेस कार्ड प्रिंट आउट होगा, तो आप CMYK में बनाएंगे, फोटोशॉप में बनाएं या इलस्ट्रेटर में बनाएं। ठीक है, और दोनों में ये भी बात तय होगी कि बिजनेस कार्ड जब बना रहे हैं तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, 3.5 बाय 3.5/2। ठीक है, ये आप इलस्ट्रेटर में बनाएं या आप फोटोशॉप में बनाएं। ठीक है, तो ये इट्स अप टू यू, जो आपको इजी लगे। ठीक है, मगर साइज आप ये रखेंगे। ठीक हो गई बात। दोनों में डिफरेंसेस है, कुछ चीज़ें हैं जो दोनों में बन सकती हैं, कोई इसमें शर्त नहीं होती। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिकली इलस्ट्रेटर में बनेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली फोटोशॉप में बनेंगी। ठीक है, जैसे मसलन मैंने ये बात मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इंसान है भूल जाता है कि फ़ोटोशॉप का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि हर स्क्रीन जो बन रही होती है, जो आपका मॉनिटर है, आपकी मोबाइल है, उसमें डॉट डॉट्स होते हैं। ठीक है, डॉट डॉट्स, जितने भी डॉट डॉट्स होते हैं पूरी स्क्रीन पे, ठीक है, उसको पिक्सल्स कहते हैं। वो आपके नेकेड आई से आपको नज़र नहीं आते। ठीक है, वो उन नुक्तों से मिलकर ये पूरी कलर स्क्रीन आपकी बनती है। ठीक है, आपकी मोबाइल स्क्रीन हो, आपकी XYZ कोई भी स्क्रीन हो, तो उन स्क्रीन्स के जो कितने विड्थ के अंदर कितने नुक्ते हैं और हाइट के ऊपर कितने नुक्ते हैं, इन इन चीज़ों को मिला के रेजोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे मेरी स्क्रीन जो है पास यहाँ चल रही है। ठीक है, यहाँ मैं इसके अगर रेजोल्यूशन देखना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो आप विंडोज़ 10 में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो विंडोज़ 10 में जो है वो आपको यहाँ ये मिल जाएगा डेस्कटॉप रेजोल्यूशन। ठीक है, मेरे पास जो डेस्कटॉप रेजोल्यूशन चल रहा है वो इस टाइम वो चल रहा है 1920 by 1080। ठीक है, 1920 का मतलब क्या है कि इसकी जो विड्थ है वो 1920 पिक्सल्स है। मतलब कि इसकी विड्थ के अंदर 1920 पिक्सल्स मौजूद हैं। ठीक है, जो हमें इतनी क्वांटिटी के अंदर, इसकी विड्थ के अंदर इतने पिक्सल्स मौजूद हैं, और इसके हाइट के अंदर जो है वो 1080 जो है वो पिक्सल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये पिक्सल्स की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है उतने रेजोल्यूशन हाई होता है। ठीक है, ये एक सिंपल बात है, बेसिक्स है, जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हों। ठीक है, तो ये एक बेसिक्स हैं। ठीक है, जो आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं, जितनी डेंसिटी का मतलब ये है कि जितने भी ये रेजोल्यूशन हाई होगा, मतलब मिसाल के तौर पे रेजोल्यूशन अगर लो है, 1280 है, दैट मीन्स कि उसकी जो पिक्सल्स उसके अंदर कम होंगे। जितने भी अगर हाई है तो उसके पिक्सल्स ज़्यादा होंगे।
जितने भी पिक्सल ज़्यादा होंगे इसका मतलब कि वो पिक्चर ज़्यादा क्रिस्प और शार्प होगी, ठीक है, धुंधली नहीं होगी, ठीक है। तो यही फिनोमेना जो है ये फ़ोटोशॉप में होता है। फ़ोटोशॉप भी यही बात कर रहा होता है कि भाई आपको अगर कोई चीज़ बनानी है प्रिंटिंग के लिए नहीं, सॉरी, आपको स्क्रीन के लिए चीज़ें बनानी है, ठीक है। दो अलग अलग बातें हैं। एक वो कंटेंट जो प्रिंटिंग के लिए बनता है, एक वो कंटेंट जो स्क्रीन्स के लिए बनता है। स्क्रीन के अंदर मतलब मोबाइल हो गई, आपकी टीवी हो गई, आपकी एलसीडी होगी, ठीक है। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप स्क्रीन के लिए चीज़ बना रहे होते हैं तो आपको स्क्रीन के हिसाब से डायमेंशंस का ख्याल आपके दिमाग में होना चाहिए। दैट मीन्स कि जब भी आप स्क्रीन के लिए चीज़ बना रहे हैं तो आप पिक्सल्स में चीज़ें बना रहे होंगे, ठीक है। ये बात आपको पिक्सल्स में बना रहे होंगे जब भी आप स्क्रीन के लिए कोई चीज़ बना रहे होंगे। अब मिसाल के तौर पे आप फेसबुक पोस्ट की जब बात कर रहे हैं तो फेसबुक पोस्ट भी पिक्सल्स में चलेगी। मेरी बात आप समझ जाए, जब भी कोई भी कंटेंट जब भी स्क्रीन के लिए बन रहा होगा, स्क्रीन के अंदर एलसीडी आ गई, मोबाइल, जो भी स्क्रीन है, ओके। जब भी स्क्रीन के लिए कोई चीज़ बन रही होगी तो वो पिक्सल्स में बनेगी, जो भी, और उसका कलर मोड आरजीबी होगा, ओके। जब भी कोई चीज़ प्रिंट आउट के लिए बन रही होगी, तो वो इंचेस में या सेंटीमीटर्स में चल रही होगी, ठीक है। और उसका जो कलर मोड होगा वो CMYK के होगा, ठीक है। ये बात आप क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप वेब के लिए बनाना चाहते हैं, आप मोबाइल के लिए बना रहे, वेब और मोबाइल, जाहिर सी बात है स्क्रीन की बात हो रही है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। जब फिल्म और वीडियो की बात हो रही है तो ये भी स्क्रीन की बात हो रही है, ठीक है। इलस्ट्रेशंस की जब बात हो रही है तो ये भी पिक्सल्स में स्क्रीन की बात हो रही है। जब यहाँ प्रिंट में ये इन्होंने दिया हुआ है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये PPI, ठीक है। तो PPI जो है वो ये पिक्सल्स पर इंच की बात हो रही है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है इंचेस की, ठीक है। इंचेस की मेजरमेंट होती है, ठीक है। तो ये जब प्रिंट की बात हो रही है तो प्रिंट में इंचेस चल रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। मेरी बात आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम फिलहाल जो है वो वेब का डिज़ाइन ले रहे हैं, ठीक है। 1366 बाय 768, ओके, 38, ठीक है। तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट खुल गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बात जो मैंने इलस्ट्रेटर में बताई थी कि आर्ट बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। आर्ट बोर्ड्स का बिहेवियर मैंने आपको समझाया था कि वो एक आर्ट बोर्ड जो होता है वो एक पेपर शीट्स की तरह होता है जिसको आप मल्टीप्लाई करके आगे और बना सकते हैं, ओके। मगर यहाँ जो फोटोशॉप है, फोटोशॉप के अंदर आर्ट बोर्ड का फिनोमेना न्यू है, पहले नहीं होता था आर्ट बोर्ड्स का फिनोमेना, ठीक है। और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये बात ध्यान से सुनने वाली है कि जो फोटोशॉप है यहाँ पे कैनवस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब से कई साल पहले और पुराने वर्जन्स के अंदर भी कैनवस का ही कॉन्सेप्ट है। और बाय डिफ़ॉल्ट मतलब शुरू से जैसे ही फोटोशॉप ओपन होता है तो वहाँ आर्ट बोर्ड्स नहीं चलते, कैनवस चल रहे होते हैं। कैनवस और आर्ट बोर्ड के अंदर ये डिफरेंस है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से टिक हटा देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ये खोलेंगे फोटोशॉप तो आर्ट बोर्ड्स के अंदर टिक नहीं लगा हुआ होगा। दैट मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो कैनवस होगा, ठीक है। कैनवस का फ़र्क ये होता है कि एक तो सिंपल बात है कि ऊपर आर्ट बोर्ड जो लिखा हुआ आता था वो लिखा हुआ नहीं आएगा। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि जब मैं थोड़ा सा साइड में इलस्ट्रेटर भी खोल लेता हूँ तो आपको डिफरेंस बताता साथ में चला जाऊँगा कि डिफरेंस आर्ट बोर्ड और इलस्ट्रेटर में क्या है, ठीक है। आर्ट बोर्ड और कैनवस में क्या फ़र्क है, ठीक है। कैनवस, एक तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि कैनवस जो है उसमें आप जो चीज़ बनाते हैं वो अगर कैनवस से बाहर निकाल दें तो वो विजिबल नहीं होती, ठीक है। मगर आर्ट बोर्ड में आप कोई भी चीज़ बनाएं और बाहर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एक स्क्वायर ले लूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्क्वायर ले लूँ और उसको ये कोई भी स्क्वायर है, ओके। अब स्क्वायर को अगर मैं फॉर एग्जांपल स्क्वायर को कुछ सॉलिड कलर दे देता हूँ ताकि आपको बेहतर बात समझ में आए, ठीक है। कोई भी स्क्वायर ले लिया, ओके, सिंपल, ठीक है। अब स्क्वायर को अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें से बाहर निकालता हूँ तो देखें ये चीज़ विजिबल नहीं है, मतलब आउट अगर कोई चीज़ चली गई तो वो आपको नज़र नहीं आनी, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल बाहर निकाल दूंगा तो आपको उसको वापस लेके आना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, मतलब अब जो है ना आप इसको ढूंढें,
अपने ख्याल में कि पता नहीं कहाँ होगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब कैनवस का बिहेवियर ऐसा है, कैनवस इस तरह से काम कर रहा होता है फोटोशॉप के अंदर, कि आप अगर उस स्क्रीन से कोई चीज़ बाहर निकाल दें तो वो अंदर नहीं आ सकती, ओके। और जो आर्टबोर्ड का बिहेवियर होता है, जो हम इलिस्ट्रेटर में यूज़ करते रहे हैं आर्टबोर्ड को, इलिस्ट्रेटर के अंदर कैनवस नहीं होता, वहाँ आर्टबोर्ड ही सिर्फ चलता है, ठीक है। ये अभी लोड हो जाता है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जो बिहेवियर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्क्वायर। अब आर्टबोर्ड का बिहेवियर ऐसा है कि मैं बाहर निकालता हूँ तो वो चीज़ बाहर नज़र आती है, विजिबल होती है, बाहर की कोई भी एंटिटी आपको विजिबल होती है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। कैनवस का एक बहुत बड़ा डिफरेंस यही है कि आपकी कोई चीज़ अगर बाहर चली जाए तो आप उसको देख नहीं सकते, ठीक है। और एक ये सबसे बड़ा डिफरेंस बात आपको समझ में आ गई कैनवस और आर्टबोर्ड के बिहेवियर में, ठीक है। होता कैनवस भी वही चीज़ है जो आर्टबोर्ड होता है, मतलब काम इस पे भी वही होता है जो आर्टबोर्ड पे होता है, इस पे भी वही चीज़ बनेगी। आप मल्टीपल एलिमेंट्स बनाते चले जाएंगे जो हम आर्टबोर्ड के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है। मगर फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि बाहर चीज़ निकल गई कैनवस से तो बाहर अंदर लाना मुश्किल होता है, नज़र नहीं आती। दूसरी बड़ी कैनवस की एक डिसएडवांटेज ये है कि कैनवस मल्टीप्लाई नहीं होता। कहने का मकसद यह है कि जैसे हम आर्टबोर्ड में क्या करते थे कि हम आर्टबोर्ड में अगर कोई चीज़ हम बना दें और आर्टबोर्ड को हम कॉपी करना चाहें, या आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके जब भी हम ऑल्ट दबा के उसको कॉपी करना चाहते थे इलिस्ट्रेटर में, ठीक है, तो वो कॉपी हो जाता था। ये आर्टबोर्ड का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। ईजी है, इलिस्ट्रेटर की क्लासेस में हमने ये बहुत दफ़ा किया था। मगर जब कैनवस की बात आती है फोटोशॉप में, तो कैनवस जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। कैनवस एक ही है, एक ही आपको उन्होंने बोर्ड दिया है काम करने के लिए, आप उसी एक ही बोर्ड के अंदर काम करेंगे, इससे आगे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कोई और चीज़ चाहिए तो फिर एक लंबा काम, लंबी लंबी ख्वारी ये होगी कि आप इस फाइल को सेव करेंगे, वो दूसरी फाइल ले लेंगे, न्यू फाइल लेंगे, ठीक है, फिर उसका डायमेंशन देंगे, फिर उसको आप नई फाइल क्रिएट करेंगे और नई फाइल के अंदर आप काम करेंगे। दो अलग अलग फाइल सेव होंगी, ठीक है, और दो अलग अलग फाइल्स में काम होगा। तो कैनवस का एक ड्रॉबैक ये है, ठीक है। जो पुराने वर्जन जो फोटोशॉप में कैनवस बाय डिफ़ॉल्ट आता रहा है, आर्टबोर्ड तो होता नहीं था। मगर रिसेंटली अभी तकरीबन कोई 2-3 साल हुए हैं कि फ़ोटोशॉप ने अपने अंदर जो नए वर्जन्स हैं उसके अंदर आर्टबोर्ड इंट्रोड्यूस करवाया है। तो मतलब एक खुशखबरी है आपके लिए कि अब फ़ोटोशॉप के अंदर भी आर्टबोर्ड आ चुका है, ठीक है। अगर आप पुराने वर्जन्स यूज़ कर रहे होंगे तो उसके अंदर आर्टबोर्ड का फीचर नहीं है। मगर जो नए वर्जन्स हैं, जैसे मैं 19 यूज़ कर रहा हूँ, 2019 यूज़ कर रहा हूँ, तो 2019 के अंदर और 18 के अंदर भी आर्टबोर्ड का फ़ीचर है, ठीक है। आर्टबोर्ड का फ़ीचर अगर आप मिसाल के तौर पे शुरू से ही जब आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आर्टबोर्ड पे ही मैं काम करूँगा और वो आर्टबोर्ड्स ही चलें, तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर देते हैं, ठीक है। एक सिंपल बात है, ठीक है। जब भी आप कोई फाइल क्रिएट कर रहे होंगे तो आप आर्टबोर्ड्स को टिक कर देंगे। तो अब क्या होगा, जब आपकी फाइल क्रिएट होगी तो देखो आर्टबोर्ड लिखा आ रहा है, अब यह आर्टबोर्ड बन गया, ठीक है। अब आप कैनवस पे काम नहीं कर रहे, अब आप आर्टबोर्ड पे काम कर रहे हैं, ओके। मगर एक बात और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं कि यहाँ का जो आर्टबोर्ड है फोटोशॉप का, इन्होंने बिल्कुल सेम नहीं रखा। मतलब इसके अंदर थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, मतलब थोड़ा सा मुख्तलिफ है इलिस्ट्रेटर के आर्टबोर्ड से, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। थोड़ा सा ऐसे मुख्तलिफ है कि जो चीज़ें सिमिलर है पहले वो बता देता हूँ कि दोनों में एक चीज़ जो सेम सेम है, वो तो एक तो सेम बिल्कुल इजी सेम चीज़ ये है कि मैं अगर सेम वही कोई चीज़ बनाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, ठीक है, और बाहर निकालना चाहूँ, ठीक है, आर्टबोर्ड से, तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट आर्टबोर्ड का बिहेवियर है, ठीक है। ये आर्टबोर्ड का जो बिहेवियर सिंपल है कि मैं अगर कोई चीज़ बाहर निकालना चाहता हूँ आर्टबोर्ड से तो वो बाहर निकल के आप रख सकते हैं। यही बिहेवियर सेम इलस्ट्रेटर के आर्टबोर्ड में भी है और इधर भी है, ठीक है।
थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आधा अगर आर्ट बोर्ड से बाहर निकालूँ और आधा मैं जो है वो अंदर रहे और आधा बाहर हो, तो ये जो है वो फोटोशॉप का जो आर्ट बोर्ड है ये एक्सेप्ट नहीं करता। कहते हैं भाई यहाँ तो तीतर या बटेर या एक तरफ हो जाओ, यहाँ तो आर्ट बोर्ड से बाहर निकल जाओ, यहाँ तो आर्ट बोर्ड के अंदर रहो। ठीक है, मगर जो इलिस्ट्रेटर वाला था ना आर्ट बोर्ड, उसके अंदर जो है वो ये फीचर था कि हम आधी चीज़ बाहर निकाल सकते थे और आधी अंदर रख सकते थे। इसके अपने बेनिफिट हैं इलिस्ट्रेटर के हिसाब से ही, ठीक है। मगर कहने का मकसद है कि बता रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंस है इसके आर्ट बोर्ड के वर्किंग के अंदर, इलिस्ट्रेटर के और फोटोशॉप के आर्ट बोर्ड के बिहेवियर के अंदर। तो ये छोटी सी बात होती है मगर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि सर फोटोशॉप में अब मेरा आर्ट बोर्ड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर अलग है, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी चेंज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आर्ट बोर्ड बाहर बिल्कुल निकाल देते हैं तो वो आइटम आपको नज़र डेफिनेटली आएगा। ओके, मैं अभी बहुत सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी तमीज़ नहीं मान रहा, आहिस्ते आहिस्ते स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको कवर अप करता जाऊँगा। ठीक है, फ़िलहाल आप सिंपल ये बात समझें कि आर्ट बोर्ड्स के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा दूसरा बड़ा डिफरेंस जो है वो आर्ट बोर्ड के अंदर ये है कि अगर मुझे ये आर्ट बोर्ड मल्टीप्लाई करना है तो इसका मल्टीप्लाई करने का भी तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो एक तो मल्टीप्लाई करने का सेम वही तरीका है जो वहाँ पे इलिस्ट्रेटर में है कि आप कॉपी जो है ना उसको, जैसे वहाँ पे हम करते थे कि आप ऑल्ट दबा के आप इसमें से आर्ट बोर्ड बाहर निकाल लेते थे। ओके, आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करके। ठीक है, ये सेम तरीका जो है वो फोटोशॉप में भी है कि आप आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट कैसे करते हैं। आप आर्ट बोर्ड के ऊपर जो नेम लिखा हुआ है उसको आप क्लिक करते हैं। ठीक है, जो ऊपर नेम लिखा हुआ है आर्ट बोर्ड का इसको आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है वो ऑल्ट दबा के आप उसी आर्ट बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये एक सेम तरीका तो ये है इसके साथ। ठीक है, मगर इससे बढ़कर एक और आसान तरीका फोटोशॉप के अंदर ये एक और दिया है इन्होंने कि अगर आप बाहर ऑल्ट दबा के बाहर ना भी निकालना चाहें ना, तो यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन है। ठीक है, आप प्लस दबा दें, ठीक है, तो आपका आर्ट बोर्ड जो है वो बाहर निकल आएगा। और आपसे ये भी ऑप्शन पूछेगा कि आपकी विड्थ हाइट चेंज करनी है, तो मुझे बताएं, मैं आपको इसकी विड्थ हाइट चेंज करके भी दे दूंगा। ठीक है, ये तरीका जो है वो इलिस्ट्रेटर में नहीं है। ठीक है, इलिस्ट्रेटर में अगर आर्ट बोर्ड मेरा सिलेक्टेड है तो मेरे पास प्लस के ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, मैं मुझे खुद ही ऑल्ट दबा के इसको कॉपी पेस्ट करके निकालना पड़ता था। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। मगर फोटोशॉप में इन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को बेहतर किया है। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको इसकी कॉपी निकालनी है, ठीक है, या नीचे की तरफ निकालनी है आर्ट बोर्ड की कॉपी, तो आप निकाल सकते हैं। मेरी बात आप समझ रही है। अब आर्ट बोर्ड का सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि हम एक फ़ाइल के अंदर, मतलब मेरी एक फ़ाइल चल रही है, एक फ़ाइल के अंदर मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स बना के मल्टीपल काम हम सेव कर सकते हैं एक ही फ़ाइल के अंदर। उसका सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि भाई मुझे मल्टीपल सैम्पल्स में काम करना है, तो या इसको आप पेजेस की तरह का ले लें। भाई मैंने एक पेज पे काम किया, दूसरे पेज पे काम किया, तीसरे पेज पे काम किया। ठीक है, तो आप मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स पे काम कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा फ़ायदा इलस्ट्रेटर में भी है और फोटोशॉप में भी है। मगर एक बात आपको बताऊं कि फोटोशॉप जो है वो इलस्ट्रेटर से भारी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जब भी आप अपने पीसी के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़ोटोशॉप जब भी काम करते हैं फ़ोटोशॉप पे, तो फ़ोटोशॉप हैंग ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू इलस्ट्रेटर। ये क्योंकि मतलब ये आप जब भी काम करेंगे तो इस पर परेशान ना होइएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर से भारी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा लोड होती हैं, ज़्यादा प्रोसेसर रैम इस्तेमाल करता है। और जब ये फीचर इलस्ट्रेटर में तो बड़ा आसान है कि आर्ट बोर्ड मल्टीप्लाई करके हम काम करते थे। इलस्ट्रेटर इतना हैवी नहीं होता था, इतना हैंग नहीं करता था, बड़ा स्मूथली और बड़ा आसानी से चलता था। अगर लिस्ट ये फोटोशॉप में जब आप आर्ट बोर्ड्स मल्टीप्लाई करके बनाते जाएंगे और आपका काम बढ़ता चला जाएगा ना, तो फोटोशॉप हैंग होगा। फोटोशॉप ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है। ठीक है, तो फोटोशॉप जी सेपरेट एक्सपोर्ट बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इलिस्ट्रेटर में एक्सपोर्ट करते हैं, फोटोशॉप में भी वैसे एक्सपोर्ट करते हैं।
जैसे मिसाल के तौर पे इलस्ट्रेटर में हम कैसे करते थे कि एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा होता था कि आप कितनी स्क्रीन्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये इलस्ट्रेटर में होता था, ठीक है। तो आप मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स को एक्सपोर्ट कर सकते थे। इसी तरह से अगर आप फोटोशॉप में हैं, ठीक है, फोटोशॉप में एक्सपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करने के मल्टीपल ऑप्शन है। आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, ठीक है, आर्ट बोर्ड्स जो है वो पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट हो सकते हैं, मतलब एक पीडीएफ की एक फाइल बन जाएगी और एक्सपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है, सारे, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट एज अ फाइल, ठीक है, आप एक्सपोर्ट एज अ फाइल आप कर सकते हैं, ठीक है। फाइल का क्या साइज़, क्या फॉर्मेट रखना है, ठीक है, रन करें तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप डेस्टिनेशन बताएं कि कहाँ पे आपको ये आर्ट बोर्ड सेव कर रहे हैं, तो ये बड़ा सिंपल है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। एक्सपोर्ट सारे आर्ट बोर्ड्स को आप एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा आर्ट बोर्ड्स का बेनिफिट है, पहले नहीं होता था फोटोशॉप के अंदर, अब ये आ चुका है। मगर मैं आपको ये बात पहले ही बता रहा हूँ, परेशान ना होइएगा, फोटोशॉप जो है वो हैंग करता है, ठीक है। कई दफ़ा हैंग से बचाने के लिए इसका तरीका यही है कि पुराने मेथड पे आ जाएं, आप इतने ज़्यादा आर्ट बोर्ड्स पे काम ना करें। मेरा तो ज़ाहिर सी बात है 16 GB रैम है मेरी, ठीक है, तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती, ठीक है। अगर जिसकी रैम कम होगी तो डेफिनेटली उसको तकलीफ़ होगी। देखिए मेरी जो रैम है वो 16 GB रैम है, ठीक है। मेरा जो प्रोसेसर है वो Xeon प्रोसेसर मेरे पास चल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा प्रोसेसर है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास इतना ज़्यादा हैंग नहीं करता, मैं मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स में काम कर सकता हूँ, और उसको हैवी ड्यूटी जो है वो मेरी मशीन क्योंकि हैवी ड्यूटी है, ठीक है। आपके पास अगर इतनी हैवी ड्यूटी मशीन नहीं है और जाहिर सी बात है आपके पास रैम जो है वो 16 GB अगर नहीं है, तो ये डेफिनेटली हैंग कर सकता है फ़ोटोशॉप, ठीक है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप एक कैनवस पे काम करें या एक आर्टबोर्ड पे काम करें और मल्टीपल फाइल्स बना लें, ठीक है। फिर जो है वो इसका लोड कम हो जाएगा। और दूसरी एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि जब भी रेजोल्यूशंस हाई होंगे, स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब भी रेजोल्यूशंस हाई पे आप काम करेंगे, यहाँ पे मिसाल के तौर पे अभी तो मैंने 1366 पिक्सल्स पे काम कर रहा हूँ ना, मैं जब इसकी रेजोल्यूशंस और बढ़ाऊँगा और फाइल साइज बढ़ेगा, मिसाल के तौर पे 1920 पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। 1920 का रेजोल्यूशन का मतलब कि ये फाइल बहुत बड़ी होगी और बड़ी होगी, तो ये हैवी होगी, लोड ज़्यादा लेगी और हैवी ज़्यादा होगी, ठीक है। जितना इसके अंदर पिक्सल्स, फोटोशॉप का बिहेवियर ऐसा है, फोटोशॉप जो है वो पूरी फाइल को रेंडर ज़्यादा करता है, इसलिए लोड बहुत ज़्यादा करता है। इसलिए फोटोशॉप के लिए बेहतर यह है कि अच्छा पीसी होना चाहिए, ठीक है। ओके, क्लियर है। बाकी ये बात डेफिनेटली है कि जितने रेजोल्यूशंस अच्छे होंगे, हाई होंगे, उतना रेजोल्यूशंस मतलब एक सिंपल बात यह है कि अगर डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशंस पे मैं आपको बताऊँ ना कि भाई कौन सा डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन है जिस पे पिक्सल्स ख़राब नहीं होते और अच्छे रेजोल्यूशन मतलब अच्छी क्वालिटी की आप डिज़ाइन बना सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर वेब के लिए, मतलब स्क्रीन के लिए, तो मिनिमम जो है वो 13 या 12 जो है वो बेहतर है, ठीक है। 1280 जो है ये रेजोल्यूशन पे चलता है, ठीक है। ये भी आपके लिए मतलब इनफ है, ठीक है। आपको एक बहुत बड़ी साइज़ की आप जो है वो डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। अगर आप 1000, तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, हाँ ये रहा 1000, ठीक है। मिनिमम जो है 1000 पे भी रखें, मतलब 1024 पे भी रखते हैं, तो भी जो है वो आपका अच्छा है, साइज़ ही अच्छा है। और इससे अगर नीचे जाएंगे तो साइज़ जो है वो फिर छोटा होगा और पिक्सलेट करेगा, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम जो है वो स्क्रीन के लिए अगर आपको पिक्सल इस्तेमाल करना है तो मिनिमम आप इतने करें। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, तो वेब मिनिमम, ठीक है। उसके बाद वेब मीडियम, वेब लार्ज, ठीक है। तो ये साइज़ जो है वो 1920, ये साइज़ सबसे लार्ज साइज़ माना जाता है पिक्सल्स में। तो जितना लार्ज साइज़ होगा उतना ये फ़ोटोशॉप हैंग करेगा डेफिनेटली, ठीक है। और मेरी बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने साइज़ रखा हुआ है वो मेरे ख्याल में 13 रखा हुआ था, ओके। अच्छा वापस आ जाते हैं, आर्ट बोर्ड आपको समझ में आ गया। अच्छा आर्ट बोर्ड जो है वो लेयर्स के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। जब आप कैनवस लेते हैं, ठीक है, कैनवस पे आ जाते हैं वापस। जब आप कैनवस लेते हैं, कैनवस जब बाय डिफ़ॉल्ट आता है तो लेयर्स, ये जो लेयर्स हैं
लेयर्स को मैं इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। फोटोशॉप लेयर्स के बगैर फोटोशॉप ही नहीं है, ठीक है। फोटोशॉप का जो मैं कहूँ कि शायद 90% काम है ना, 90% वो सारा लेयर्स के ऊपर है, ठीक है। लेयर्स आपको ज़्यादा बेहतर जब तक नहीं समझ में आएंगी, आप फोटोशॉप के एक्सपर्ट नहीं बन सकते, ठीक है। फोटोशॉप का जो बहुत ज़्यादा काम है वो लेयर्स पे है ठीक है। तो आप लेयर्स को आप यहाँ समझें। इंटरफेस तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो सेम है। इलस्ट्रेटर पे अगर आपने टाइम स्पेंड किया है, प्रैक्टिस की है, तो देखो लेआउट तो सेम है, ठीक है। इंटरफेस सेम है, चीज़ें वैसे ही की वैसी पड़ी हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ यही आता है, ठीक है। तो लेआउट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, लेयर्स है, लेयर्स की इम्पोर्टेंस, लेयर्स खैर इलस्ट्रेटर में भी था, मगर लेयर्स की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी। यहाँ इलस्ट्रेटर में हम टॉप डाउन, अपवर्ड डाउनवर्ड सम करके एलिमेंट्स को ले आते थे, मगर यहाँ फोटोशॉप में जो है वो लेयर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ कि जब डिफ़ॉल्ट कैनवस आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आता है लिखा हुआ बैकग्राउंड, ठीक है। मतलब ये जो नाम कह रहा है वो इसका मतलब है कि ये बैकग्राउंड है, ओके। जब भी मैं कोई चीज़ बैकग्राउंड पे बनाऊंगा, ठीक है, तो वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। मैं अभी डिफाइन करता हूँ उसका मतलब क्या है, ठीक है। और इसमें कलर्स कैसे देते हैं ये भी बताता हूँ, पहले लेयर्स की बात को समझें, ठीक है। और ये भी बात समझें कि जब भी मैं कोई चीज़ इस बैकग्राउंड पे बनाता हूँ, ठीक है, या इसको आप इस तरह समझें कि मैं यहाँ पे पेंट कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ओके, पेंट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इस वॉल पे जब मैंने पेंट कर दिया तो ये बैकग्राउंड पे पेंट हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड पे पेंट होने का मतलब ये है कि अब ये चेंज नहीं हो सकता। मतलब ये आप दीवार पे अगर कोई चीज़ पेंट कर दें तो वो मिट नहीं सकती। आई बात समझ? तो कंट्रोल जेड, मैं वापस आ जाता हूँ, मैं एक और लेयर ले लेता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पे लेयर ली जाती है, यहाँ से इधर से क्रिएट न्यू लेयर, ठीक है। क्रिएट न्यू लेयर आ गई, इसके ऊपर लेयर 1 आ गई, ओके। अब मैं अगर ये चीज़ यहाँ लेयर 1 पे ये चीज़ ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब ये चीज़ जो है वो मूवेबल भी है, ठीक है। यहाँ से ये मूव का एलिमेंट है, ठीक है। ये टूल है मूव टूल, ये टॉप पे आता है मूव टूल, ठीक है। अब ये चीज़ मूवेबल भी है, और इसको मैं हाइड करना चाहूँ तो मैं हाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं, अब ये एक तरह से इस तरह से लेयर आप इस तरह समझें कि मैंने बैकग्राउंड एक दीवार है, उसके ऊपर मैंने मिसाल के तौर पे एक शीशा लगा दिया है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट एक शीशा है, एक लेयर एक ट्रांसपेरेंट शीशा है, ठीक है। इसको मैं इस बात को प्रूव करने के लिए, अगर मैं आपको कहूँ कि एक इमेज बैकग्राउंड पे एक दीवार पे मैं एक तस्वीर बच्चे की लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक दीवार पे एक पिक्चर रख देता हूँ पीछे की बैकवर्ड, मैं भी दिखाता हूँ आपको, तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। देखो बैकग्राउंड पे पिक्चर आ गई, ठीक है। देखो बैकग्राउंड पे यहाँ पिक्चर लगी हुई है, दैट मीन्स के बैकग्राउंड जो है वो दीवार सिर्फ पिक्चर, पिक्चर जो है वो खुद ही दीवार है, ठीक है। बैकग्राउंड जो है वो पिक्चर है। कि अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर लेयर रख के, और अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये लेयर का मतलब जो मैंने बताया कि एक शीशा रखा हुआ है आपने बैकग्राउंड के ऊपर, जो आप जिसको आप मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, और जिसको आप हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एक और अगर लेयर ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं सेकंड लेयर 2 ले लूँ, और उसके ऊपर मैं कुछ और चीज़ें बनाऊँ फॉर एग्जांपल किसी और कलर में, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने कोई चीज़ और बन रखी है या बनाई है एक्स वाई जी, मतलब एक सैम्पल के तौर में बता रहा हूँ, और इसको भी अलग मैं मूव करना चाहूँ तो ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। और ये एक लेयर का मतलब है कि ये एक दूसरा शीशा है जिसके ऊपर ये चीज़ ड्रॉ हुई हुई है, और ये कोई और शीशा है जिसके ऊपर चीज़ ड्रॉ हुई हुई है। और यहाँ से मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ और इसको मैं देख भी सकता हूँ, और सेम इसी तरह से इसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ और इसको मैं देख भी सकता हूँ, ठीक है। और लेयर्स का मतलब यह है कि ये लेयर बाय लेयर, कि पहले
बैकग्राउंड है, उसके बाद लेयर 1 है, उसके बाद फिर उसके ऊपर लेयर 1 के ऊपर पोजीशन में लेयर 2 है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई इसके ऊपर रख रहा हूँ, देखो ना, ये चीज़ इसके ऊपर है। ठीक है, और अगर मैं इसको नीचे ले लाना चाहता हूँ लेयर 2 को इसके नीचे, तो मैं इस तरह से इसको नीचे ले आना चाहता हूँ। अब देखिए जो ब्लू कलर का जो मेरी पट्टी है इसके ऊपर आ गई। ओके, इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ बेहतर तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक और लेयर ले लेता हूँ। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मैंने लेयर 1 लिया है, और लेयर 1 पे मैंने क्या किया है कि एक बॉक्स बनाया है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं कलर्स और सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है लेयर, उसको आप समझें। ठीक है, लेयर जो है मैंने एक लेयर ली। ठीक है, यहाँ आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और लेयर ले लेता हूँ। ठीक है, एक और लेयर पे मैंने एक और बॉक्स बना दिया। ठीक है, एक और बॉक्स से मैंने दूसरा बॉक्स बनाया, इसका कलर फॉर एग्जांपल मैं कोई और ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, सही है, ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, दो बॉक्सेस हैं, एक ब्लू है एक ग्रीन है, मगर ये दोनों बॉक्सेस दो अलग अलग लेयर्स के ऊपर हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ग्रीन वाला बॉक्स जो है वो ऊपर है, पोजीशन उसकी ऊपर है, और ब्लू वाले बॉक्स की पोजीशन नीचे है। ठीक है, और अगर मैं ब्लू वाले को ऊपर लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अरेंज टू टॉप का तरीका यही है कि आप लेयर्स में आप इसको ऊपर ले जाएं, तो अब ये ऊपर आ जाएगा। ओके, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, बैकग्राउंड जो है वो अगर आप हाइड करना चाहें तो आप हाइड कर सकते हैं। बैकग्राउंड भी हाइड कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को हाइड करना चाहें तो आप हाइड कर सकते हैं, इसको भी हाइड करना चाहें तो आप हाइड कर सकते हैं। ठीक है, जब एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि बैकग्राउंड अगर आप हाइड करते हैं, तो ये जो इस तरह से बॉक्सेस नज़र आते हैं ना आपको, ये जो इस तरह से बॉक्सेस है, इसका मतलब ये है कि ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, दैट इज फुली ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब यह है कि मैंने अगर ये चीज़ इस तरह से बनाई है, और दो बॉक्सेस का इस तरह से एक चीज़ सीन बनाया है फॉर एग्जांपल, बड़ा खूबसूरत सा एक चीज़ बनाई है फॉर एग्जांपल, और इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि मैं अगर इस फाइल को सेव करता हूँ, सेव एज पीएनजी, जेपीजी नहीं, पीएनजी। ठीक है, पीएनजी में सेव करता हूँ। ठीक है, पीएनजी सेव करने का तरीका क्या है, आप बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे जो है सेव करने के। फोटोशॉप में बहुत सारे तरीके हैं, मैं सारे तरीके आपको वन बाय वन बताते जाऊँगा। अगर आप फॉर एग्जांपल सेव फॉर वेब करें, ठीक है, सेव फॉर वेब में ये तरीका हमने इलस्ट्रेटर में भी सेम तरीका था। ठीक है, याद है आपको, एक्सपोर्ट सेव फॉर ऐप। ठीक है, उसमें भी यही सेम ऑप्शन खुलता था जो यहाँ पे खुल रहा है। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर में भी सेम तरीका था कि आप यहाँ से आप फॉर्मेट चूज़ करें, PNG 24, 20, PNG 8, JPG वगैरह, सेम, पूरा का पूरा सेम का सेम वही तरीका जो है वो फोटोशॉप में भी वैसा का वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें कि आपको यहाँ पे जो है वो PNG 24 नज़र आ रहा है, PNG 8 नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल PNG 24 रखता हूँ और उसको करता हूँ सेव। ठीक है, आप मुझसे पूछ रहा है कि आपको सेव कहाँ पे करना है। ठीक है, मैं फ़िलहाल जो है वो इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ओके, सेव कर लिया। तो अब मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ ना, जो मैंने अभी ये चीज़ बनाई है ना। ठीक है, मैं इस इलस्ट्रेटर के आर्टबोर्ड पे इसको मैं प्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इलस्ट्रेटर पे। ठीक है, तो ये देखो, ये चीज़ जो है ना ये ट्रांसपेरेंट है। अब ट्रांसपेरेंट का मेरा मतलब आप समझ गए कि बैकग्राउंड इसका एम्प्टी है, खाली है, कुछ भी नहीं है इसके बैकग्राउंड पे। ठीक है, ये मैंने अभी आपके सामने फोटोशॉप में ये चीज़ बनाई है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर आप उसका बैकग्राउंड एम्प्टी कर दें, ट्रांसपेरेंट कर दें, तो वो कोई चीज़ इस तरह से बनेगी। मगर इसकी शर्त है कि हमेशा आप इलस्ट्रेटर में इसी तरह से ये चीज़ बनाएं या फोटोशॉप में बनाएं। आप उसको सेव पीएनजी में करेंगे। पीएनजी फॉर्मेट का मतलब ही यही होता है कि वो ट्रांसपेरेंट है बैकग्राउंड उसका। मेरी बात क्लियर है? ट्रांसपेरेंट को ओपन कर लें, मैंने हाइड किया हुआ था, तो फिर आप, मगर एक बात और कि ये बैकग्राउंड जो है ना, ये बच्चे का मैंने रखा हुआ था। आप चाहें फॉर एग्जांपल
कि बैकग्राउंड के बीच में एक वाइट कलर की लेयर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एक और लेयर ले लेता हूँ, ठीक है, और लेयर को मैं बैकग्राउंड के ऊपर रखता हूँ और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट अपनी मर्ज़ी से एक बेस कलर, एक पूरा एक रेक्टेंगल बना देता हूँ इधर पूरा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसका बेस कलर मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, पर्पल, ठीक है। तो अब देखो ये जो है ना, ये जो लेयर है, ठीक है, ये रेक्टेंगल 3 के नाम से लिखी हुई आ रही है, ठीक है। ये क्या है, ये बैकग्राउंड के ऊपर एक पूरा का पूरा एक पेपर या एक आप समझें कि एक चीज़ लेयर रखी हुई है, ठीक है। और इसको भी मैं हाइड कर सकता हूँ और इसको मैं विजिबल कर सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेयर्स का आप मतलब समझ रहे हैं कि लेयर्स का क्या फ़ायदा है और क्या मतलब है, ठीक है, समझ में आ गई बात। मगर बैकग्राउंड का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बैकग्राउंड पे आप डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्टली आप कोई चीज़ लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली आप जो है ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मतलब आप पेंट से कोई डायरेक्टली आप बैकग्राउंड के ऊपर काम करके लिखना शुरू नहीं करेंगे, बैकग्राउंड को ख़राब ना करें, ठीक है। एक आपको पहले ही बात बता रहा हूँ, एक तरीका होता है काम करने का ना, मैं आपको जो प्रोफेशनल वे है मैं वो आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। पहले आप जो टूल्स हैं वो समझ लें, ओके। तो हम वापस आ जाते हैं कि हम इधर काम कर रहे थे, ठीक है। हमारे पास बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड का मतलब सारा समझ गए, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब बैकग्राउंड जो है मेरा वाइट कलर का है इसका, ठीक है। आप अब बैकग्राउंड के ऊपर मुझे जितनी भी लेयर्स बनाते जानी है वो लेयर्स ऊपर बनाते जानी है, ओके। अब मिसाल के तौर पे ये बात आपको क्लियर है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड होना चाहिए, तो बैकग्राउंड सेम होना चाहिए। आप एक पेपर ले लें, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, मैं तो उसको समझाने के लिए एक पेपर कह रहा हूँ कि यार मैंने ब्लैक कलर का एक पेपर ले लिया है, ठीक है, डार्क डार्क ग्रे कलर का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये डार्क ग्रे हो गया। असल में डार्क ग्रे कलर का ये जो है ना, ये रेक्टेंगल लिया हुआ है, ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर, ओके। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप नाम दे दें बीजी के नाम से, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और बात इम्पॉर्टेंट कि आप लेयर्स को लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉक करने का तरीका क्या है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ये बटन है, ठीक है, लॉक का, ठीक है। यहाँ पे आप जितनी भी लेयर्स को लॉक करना चाहें आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है। इनके शॉर्टकट कीज़ भी हैं, शॉर्टकट कीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ठीक है। मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो एक मैंने सबको रोका हुआ है कि मैं आपको फाइल्स कुछ काम की दूंगा ड्रॉप बॉक्स में, वो मैंने नहीं दी अभी तक, ठीक है। वो जानबूझ के मैंने नहीं दी, ठीक है। वो इसलिए नहीं दी अभी तक क्योंकि अगर मैंने जल्दी पहले दे दी तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मुझे क्लास की एंड के अंदर ये सब चीज़ें आपको देनी है, ठीक है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें काम की बिल्कुल देख के फिर इस पूरे कोर्स को माइंड अप करेंगे, ओके। तो कहने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते दूंगा भाई, अब परेशान ना हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको प्री बिल्ड आपको देनी है, ठीक है। तो आप इन लेयर्स को लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा, उसमें कह रहा हूँ कि वो जो आपको पूरा प्री बिल्ड चीज़ें आपको मैं दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे फ़ोन्स भी होंगे, बहुत सारी प्री बिल्ड चीज़ें होंगी, तो उसमें आपको शॉर्टकट कीज़ की भी लिस्ट दूंगा मैं आपको डेफिनेटली। और इस कोर्स में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, बुक्स हैं, काफ़ी स्टडी है, चीज़ें हैं, तो मैं आपको सारी नेक्स्ट वीक तक ये क्लास के ये कोर्स के एंड तक मैं आपको ये सारी चीज़ें देने वाला हूँ, ठीक है, जिनकी माली कीमत बहुत महंगी है, ठीक है। मैं ये मजाक नहीं कर रहा वाकई में। अगर जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने आपको बातें कही थी कि ये रिसोर्स मेरे पास, ये इतनी सारी रिसोर्स पड़ी हुई हैं, तो इसमें से बहुत सारी रिसोर्स यकीन जाने हैं ऐसी हैं जो मार्केट में महंगी हैं, आपको पैसे दे के वो चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी तब वो चीज़ें मिलेंगी। जैसे मिसाल के तौर पर फ्यूचर एक फ़ोन है, ठीक है, आप ज़रा सर्च करने जाएँ तो आपको फ्यूचर फ़ोन नहीं मिलता, आपको फ्यूचर फ़ोन बाय करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं,
ठीक है। जो मिसाल के तौर पे आपको मॉकअप्स मिलेंगे, ठीक है, मॉकअप्स मैंने अपने पास रखे हुए हैं जो मैंने परचेज़ करके रखे हैं, आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ प्रीमियम मॉकअप्स है मेरे पास ये प्रीमियम मॉकअप्स जो है वो मैंने परचेज़ करके लिए हैं। ठीक है, मैं आपको फ्री में दूंगा। मसला ये है कि ये फ़ाइल जो है वो उसकी मेरे पास जो इशू आ रहा है, मैं वरना आपको बिल्कुल पहले भी दे देता। ये फ़ाइल जो प्रीमियम फ़ोन्स की है, ये बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज फ़ाइल है। ठीक है, 36 GB की ये फ़ाइल है। ठीक है, तो अब मैं ये तरीका ढूंढ रहा हूँ कि आपको ये कैसे दूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देने वाली, स्टेप बाय स्टेप। मैं सारी डेफिनेटली नहीं दे सकता। अगर सारी मैं पूरी की पूरी अगर मैं चीज़ें रिसोर्स शेयर करूँ आपके साथ, तो वो तकरीबन मेरे पास 100 GB की ये रिसोर्सेज हैं। ठीक है, प्रीमियम रिसोर्सेज। तो मैं इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जो मैं आपको इस कोर्स के एंड में डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, ओके, बात क्लास पे आ जाते हैं। ठीक है, तो लेयर्स को आप समझें। ठीक है, लेयर्स को आप इनको नेम करें। ठीक है, इनको हम मल्टीपल नेम्स भी करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, आप डिलीट कर सकते हैं इनको। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन ऑप्शंस को ना भी इस्तेमाल करें तो डिलीट का बटन है, डिलीट से भी आप डिलीट कर सकते हैं कोई भी आइटम है, कोई भी चीज़ है। ओके, ठीक है, इन ऑप्शंस को मैं फर्दर बताते जाता हूँ। यहाँ मैंने अभी दो चीज़ें बताई हैं कि न्यू लेयर कैसे लेनी है, न्यू लेयर का यहाँ नीचे आइकन है। ओके, यहाँ डिलीट कैसे करनी है, डिलीट का भी नीचे आइकन है। ओके, ठीक है, मैं बॉटम राइट की बात कर रहा हूँ। ओके, आपको नज़र आ रहा है। ओके, अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सेम ये जो टूल था हमारे पास, सिलेक्शन टूल, ठीक है, ये इधर भी था। ठीक है, ये यहाँ पे भी है। ठीक है, ये भी सिलेक्शन टूल है। ठीक है, मगर फिर बता रहा हूँ कि बहुत सारे टूल्स हैं जो इलस्ट्रेटर के यहाँ सेम है, मगर बहुत सारे टूल्स का फंक्शन काम करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जैसे आर्टबोर्ड का मैंने बताया, आर्टबोर्ड फोटोशॉप में भी है, इलस्ट्रेटर में भी है, मगर थोड़ा सा काम करने का आर्टबोर्ड का यहाँ पे तरीका डिफरेंट था। इसी तरह से परेशान नहीं होइएगा कि बहुत सारे टूल्स हैं जो सेम हैं, मगर थोड़ा सा चेंजिंग है। मैं बताता जा रहा हूँ जो चीज़ें सेम है। जैसे सिलेक्शन यहाँ पे जो ये की है, ये आपको मिलती है यहाँ पे फोटोशॉप में इस जगह पे। ठीक है, पाथ सिलेक्शन के नाम से है ये। ठीक है, ठीक है, इसके साथ डायरेक्ट सिलेक्शन भी है। ठीक है, इसको अगर आप होल्ड करके रखें, ठीक है, इस जगह पे होल्ड करके रखें तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेम वही चीज़ है जो यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था। ठीक है, वो यहाँ पे है। काम दोनों का जो यहाँ पे था इलस्ट्रेटर का वही है। इलस्ट्रेटर पे काम क्या था, ठीक है, इलस्ट्रेटर में हम क्या करते थे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम किसी भी एंगल को हम चेंज करते थे, याद है, इलस्ट्रेटर में हम करते थे ऐसे ही। ठीक है, सेम वही काम जो है वो फोटोशॉप में है। मैंने आपको बताया ना, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चला हूँ। अगर इलिस्ट्रेटर जो है वो जितना डिटेल मैंने आपको पढ़ाया है ना, उसके बाद फोटोशॉप इतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट फोटोशॉप पे आता ना, शायद डेफिनेटली आपको ये थोड़ी सी मुश्किल होती है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपने इलिस्ट्रेटर ध्यान से पढ़ा है तो आपको फोटोशॉप में तकलीफ इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो वही टूल जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन है, पाथ सिलेक्शन है। ठीक है, पाथ सिलेक्शन टूल है। ठीक है, अच्छा, एक और टूल इन्होंने खास तौर पे दिया है, वो दिया है मूव टूल। ठीक है, मूव टूल पे हम आते हैं। मूव टूल जो है वो पूरा मूव करने के लिए है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली ऐसे मूव नहीं होते, जैसे इतनी आसानी से यहाँ पे उठा के हम मूव करते थे ना इलिस्ट्रेटर में, डायरेक्टली उठा के कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर दिया इधर उधर, तो ये फोटोशॉप में इतनी आसानी से मूव नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई और टूल है, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मेरे पास सिलेक्टेड है फॉर एग्जांपल, या फिर मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल रखा हुआ है। अब अगर मैं इसको पकड़ के इसको मैं मूव करना चाहता हूँ, तो अब ये मुझे मूव नहीं करने देता, लॉक है अपनी जगह पे। ठीक है, जब तक मैं क्या करूँ, जब तक मैं पाथ सिलेक्शन टूल से मूव ना करूँ, या जब तक मैं मूव टूल से मूव ना करूँ। मेरी बात आप समझ रहे हैं?
अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो सिलेक्शन टूल था यहाँ पे, जब हम सिलेक्शन टूल पे हम डायरेक्टली काम कर रहे होते थे, तो इसके साइज़ जो है वो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम चेंज कर रहे होते थे। साइज़ छोटा बड़ा हम आराम आराम से कर रहे होते थे इलिस्ट्रेटर में। मगर यहाँ पे जब आप साइज़ चेंज कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको मूव टूल चाहिए। मूव टूल पे जब आप क्लिक करते हैं, तब इसका साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये मूव टूल को आप समझ लें कि प्रैक्टिस करें कि मूव टूल से आप चीज़ें चेंज कर सकते थे। ठीक है, और डायरेक्ट ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उससे कैसे काम होता है, और पाथ सिलेक्शन टूल है उससे कैसे काम होता है। ठीक है, ये इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, आगे मुझे और चीज़ें बतानी है, सब्र करें। ठीक है, मगर कहने का मकसद यह है कि ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोटोशॉप खोल के आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी है, और मल्टीपल लेयर्स पे आप काम करेंगे। मल्टीपल लेयर्स का नाम चेंज करेंगे अपनी मर्ज़ी से। फॉर एग्जांपल जो काम आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने तो ये पता नहीं क्या चीज़ बनाई है, तो इसके ऊपर कोई और चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, कोई शेप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई शेप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कलर्स कैसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये यहाँ जो ये टूल है ना यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे इलिस्ट्रेटर में होता था स्ट्रोक एंड फिल। ठीक है, मगर फोटोशॉप में ये स्ट्रोक और फिल नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में। ये इसको आप गलती से स्ट्रोक और फिल नहीं समझिए, क्योंकि ये स्ट्रोक और फिल बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रोक और फिल नहीं है, यहाँ पे ये एक तरह से दोनों ही फिल हैं। ठीक है, ये दोनों ही, ये दो कलर, एक तरह इस तरह समझें कि आपके पास दो पेंसिल्स हैं। ठीक है, दो कलर पेंसिल्स हैं, ठीक है, हाथ में। ठीक है, ये एक तरह से वाइट और जो है वो पर्पल, दो कलर पेंसिल्स हैं आपके पास हाथ में। ठीक है, एक फॉरवर्ड पे है, एक बैकवर्ड पे है, मगर ये स्ट्रोक और फिल का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब मुझे यहाँ से कलर चेंज करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करके इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये इसको मैं करना चाहूँ तो इसको भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, शफल करना चाहूँ कलर्स को, मैं शफल कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, मेरी बात आप समझ रहे हैं? एक चीज़ और जो मुझे बतानी है आपको, कि मिसाल के तौर पे ऑल्ट यहाँ पे टूल है। ठीक है, ऑल्ट से आप कलर पिकर से भी आप कलर पिक कर सकते हैं फ्रंट का। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर ऑल्ट दबाएं, सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए लैपटॉप बेस्ट है या पीसी? नजम सुल्तान ने ये सवाल किया है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए लैपटॉप बेस्ट है या पीसी। ठीक है, अगर लैपटॉप आपके पास नया वाला है, फॉर एग्जांपल, ये मुझे किसी ने मुझसे सवाल व्हाट्सएप पे भी किया था कि अगर आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको लैपटॉप की चाहिए, भले वो पुराना ही क्यों ना हो, अ, मगर मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी चाहिए i5 फिफ्थ जनरेशन, उसकी रैम कम से कम 8 GB होनी चाहिए। ठीक है, इससे नीचे अगर कोई लैपटॉप होगा तो वो हैंग करेगा, प्रॉब्लम करेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी जो होनी चाहिए, कम से कम लीस्ट रिक्वायरमेंट लैपटॉप की जो होनी चाहिए, वो i5 प्रोसेसर होना चाहिए, फिफ्थ जनरेशन का होना चाहिए, और 8 GB रैम होनी चाहिए उसकी। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए? बाकी इसके अलावा अगर पीसी है तो पीसी की भी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि पीसी जो है वो कम से कम i5 होना चाहिए, और i5 ना भी हो तो खैर है, i3 भी हो तो चल जाएगा पीसी। ठीक है, पीसी i3 अगर मिनिमम है, और अ, उसका भी अगर थर्ड जनरेशन है, ठीक है, चल जाएगा i3। ठीक है, मगर उसके पास उसका ग्राफिक्स कार्ड उसके साथ लगा होना चाहिए। ठीक है, अगर लो आप पीसी लेना चाहते हैं,
i3 आपको बड़ा सस्ता मिल जाएगा, ठीक है, i3 अगर लो बजट में, ठीक है, मगर उसका ग्राफिक्स कार्ड उसके साथ लगा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर पीसी ले रहे हैं तो उसकी रैम जो है वो कम से कम 8 GB होनी चाहिए, ठीक है। पीसी तो अब बहुत सस्ते हो गए हैं, तो आपको पीसी मेरे ख्याल में एक अच्छा i5 भी जो है वो मिल जाएगा तकरीबन 15-20 हज़ार तक, ठीक है। लैपटॉप महंगे हैं, ज़ाहिर सी बात है। ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि ये एक टूल है जिसको कहते हैं एरिया सिलेक्शन, ठीक है। इसका नाम तो ये कह रहे हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल कहते हैं इसको, ठीक है, मगर आप एरिया सिलेक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो वैसे इसको मार्की टूल कहते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ठीक है, इसको मार्क कहना कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है इस टूल का, ठीक है, इस टूल का फ़ायदा क्या है, अभी मैं ये जो मैंने हरकतें की हैं इनको मिटा के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हमारा वो लेवल है कि अभी सिर्फ हम टूल्स को समझ रहे हैं और कीड़े मकोड़े बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एरिया मार्क की टूल ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पे कोई एरिया मार्क कर दिया, ठीक है, मैं फिर से बता दूँ, आपने मिसाल के तौर पे ये एरिया मार्क कर दिया, ठीक है। अब इस कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी है, कोई भी चीज़ लिखनी है, तो उससे बाहर वो नहीं लिखी जा सकती, या उससे बाहर जो है वो चीज़ नहीं, मतलब ये समझें कि ये एरिया सिलेक्टेड है, इसके अंदर ही चीज़ होगी, इसके बाहर जो है वो कोई चीज़ नहीं काम करेगी। ये किसी भी लेयर में जब आपने कोई भी एरिया सेलेक्ट कर दिया तो उसी एरिया में ही वही चीज़ काम करेगी, बाकी उसके बाहर काम नहीं करेगी, ठीक है। इस ऑप्शन के अपने बेनिफिट्स हैं, इस ऑप्शन के अपने बेनिफिट हैं, ठीक है। और ये ऑप्शन जो है वो शायद इलस्ट्रेटर में नहीं है, हाँ इलस्ट्रेटर में ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फोटोशॉप में ये ऑप्शन बड़ा काम का होता है, ठीक है। ये एरिया मार्क की टूल है, आप किसी भी जगह पे इसको मार्क कर दें, ठीक है, मल्टीपल जगहों पे भी आप मार्क कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा था वो ये कि कलर सिलेक्शन, ठीक है, कलर सिलेक्शन आप सिंपल है, आप ये सेट फॉरग्राउंड कलर है, फॉरग्राउंड का मतलब कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों कलर ही आपके हाथ में हैं खेलने के लिए, ठीक है। ये फिल और स्ट्रोक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दो कलर आपके पास एक इस तरह समझे कि दोनों फिल्स हैं, आपको दोनों फिल दिए हुए हैं, ठीक है, आप इंटर एक्सचेंज करके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं कोई कलर ले लूँगा, ठीक है, आप इसको यूज़ करें, ठीक है, और इंटरचेंजिंगली आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही फिल कलर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, ओके। अच्छा, ये सिलेक्शन अगर आपको ख़त्म करनी है, आप कहेंगे यार सर मैंने बहुत खेल लिया है इन सिलेक्शंस के साथ, ठीक है, इन सिलेक्शन को मुझे ख़त्म करना है फॉर एग्जांपल, तो आप कंट्रोल डी दबाएंगे, ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इतना अच्छी से मैंने एक ड्राइंग बनाई है ना, ठीक है। तो ये सिलेक्शन जो है वो आपकी कंट्रोल डी से ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल पिक्चर पेस्ट हो सकती है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्यों नहीं पेस्ट हो सकती, पिक्चर के बगैर काम कैसे होगा, ठीक है। आप कोई भी पिक्चर जो है वो बड़ा सिंपल तरीका है, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप पिक्चर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप से कोई पिक्चर आप, सॉरी मैं इलस्ट्रेटर में चला गया, मतलब मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ कि भाई आप ड्रैग एंड ड्रॉप से इसको पिक्चर आप प्लेस कर दें, ठीक है। आप पिक्चर यहाँ टिक मार्क है, इसको आप कंफर्म करें, कंफर्म हो जाएगी कि पिक्चर प्लेस हो। अच्छा, यहाँ पे जो है वो इलस्ट्रेटर वाला वो सीन नहीं है, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि इलस्ट्रेटर में जो हम पिक्चर प्लेस करते थे तो ये इस तरह से क्रॉस बना हुआ आता था, याद है मैंने आपको बताया था कि क्रॉस का मतलब क्या था, मैंने वो भी आपको बताया था, ठीक है। ये क्रॉस बना हुआ था, क्रॉस का मतलब इलस्ट्रेटर में ये होता था कि ये पिक्चर जो है वो कनेक्टेड टू द बेस इमेज है, मतलब जहाँ से मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया उससे ये इमेज कनेक्टेड है। इलस्ट्रेटर में ऐसा ही होता था कि अगर मैंने पिक्चर को चेंज किया या डिलीट किया तो ये यहाँ से पिक्चर हट जाएगी, अनटिल अनलेस कि मैं इसको इम्बेड ना करूँ, याद है, ठीक है।
ठीक है, फोटोशॉप में उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, फोटोशॉप में यहाँ पे एम्बेड का कॉन्सेप्ट उस तरह का नहीं है, मगर हमेशा ये बात क्लियर है कि यहाँ पे अगर मुझे इमेज है यहाँ पे रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसको जो है मुझे प्लेस करने के बाद यहाँ पे ओके करना है। ओके, ठीक है, इसको टिक करना है, अब ये प्लेस आ जाए, हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे पिक्चर जो है वो कोई भी यहाँ पे काम जो हो रहा है वो अलग अलग लेयर्स में चल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, और इन लेयर्स को आप चेंज भी कर सकते हैं इसका नाम। ठीक है, आप इसको पिक्चर कह दें। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे उसका आप लेयर्स का नाम देते जाएंगे, मेरी बात आपको याद रहे। ठीक है, ये काम प्रोफेशनल तरीका होता है कि आप नाम देते जाएंगे जो भी आप लेयर्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये आसानी रहती है। ओके, मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, बाकी इसके अलावा जो है मैंने आपको ये टूल बता दिया कि मार्की टूल क्या करता है। ओके, इसके अलावा अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये जो इसका फोटोशॉप का जो मेन काम होता है ना, वो होता है इमेज मैनिपुलेशन। अगर आपको याद हो, मैंने आपको शुरू में बताया था जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी कि फोटोशॉप का मेन काम स्क्रैच से कोई चीज़ बनाना नहीं होता। मतलब ये जो हम कीड़े मकोड़े बना रहे थे, स्क्रैच से काम बनाना ये आपका मेन टास्क नहीं होता। वो जो बहुत प्रोफेशनल लेवल के लोग होते हैं ना, जो शायद आपने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होंगी कि जो लोग फोटोशॉप के अंदर जो है वो कार्टून्स बना रहे होते हैं या एनिमेशन बना रहे होते हैं। ठीक है, वो बहुत आगे का लेवल है, उस लेवल की फ़िलहाल बात नहीं कर रहे। ठीक है, उसमें क्या कर रहे होते हैं, उसमें वो पेंट ब्रशेज जो है वो कोई चीज़ माउंटेन्स वो चीज़ें बना रहे होते हैं, वो तो लेवल ही कुछ और है ना। ठीक है, मगर मेन काम जो फोटोशॉप का होता रहा है, जो नॉर्मली आप करते हैं फोटोशॉप में, वो करते हैं फ़ोटो मैनिपुलेशन। ठीक है, फ़ोटो मैनिपुलेशन जो है वो इलिस्ट्रेटर नहीं करता। ठीक है, फोटो मैनिपुलेशन क्या होती है? फोटो मैनिपुलेशन ये होती है कि आपने सिंपली कोई पिक्चर ली, फॉर एग्जांपल कोई भी पिक्चर ले लें, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है। ठीक है, इस पिक्चर को आपने, या मुझे इलिस्ट्रेटर तंग कर रहा है, मैं गलती से इलिस्ट्रेटर में डाल देता हूँ पिक्चर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने इलिस्ट्रेटर इधर पिक्चर पे प्लेस की। ठीक है, अच्छा, एक बात का ख्याल रहे कि जब आपने आर्टबोर्ड जिस डायमेंशन में लिया था, अगर उसके ऊपर आर्टबोर्ड के ऊपर पिक्चर प्लेस करेंगे तो वो कहेगा भाई आर्टबोर्ड का साइज़ ये था, आपकी पिक्चर का साइज़ ये है, तो ये तो काम ख़राब है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि जब आर्टबोर्ड का साइज़ है तो ये अपने साइज़ के साथ बड़ा स्पेसिफिक चलता है ये फोटोशॉप। ठीक है, तो जब भी आपको नई पिक्चर आपको लेनी है और इस पिक्चर की एडिटिंग करनी है, किसी भी पिक्चर की जब आपको एडिटिंग करनी है, तो आप क्या करते हैं, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इस जगह पे करेंगे, बाहर ऊपर की तरफ। देखें ऊपर की तरफ जो टैब्स बने हुए हैं, जैसे क्रोम में टैब्स आते हैं, आप ऊपर की तरफ इसको यहाँ रखेंगे। आप आर्टबोर्ड के ऊपर नहीं रखेंगे, आप ऊपर टैब्स में जो कोई भी खाली टैब पे बाहर की तरफ इधर रख देंगे। अब क्या होगा, ये चीज़ लोड हो जाएगी पूरी की पूरी अपनी असल हालत में, अपनी असल डायमेंशन के साथ जो ओरिजिनली इस पिक्चर की डायमेंशन है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा तरीका ये है कि अगर मुझे ये पिक्चर लोड करनी है तो पुराना तरीका, मैं ओपन करूँगा और ओपन करके इस फाइल को मैं पिक कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं? दोनों तरीके हैं जो आपको ईजी लगे। अब फोटोशॉप का जो कमाल है, जिस पर्पस के लिए फोटोशॉप बना है, वो ये है कि मैं किसी भी इमेज की मैनिपुलेशन करूं, या इमेज की मैनिपुलेशन ये है कि इमेज के साथ मैं छेड़छाड़ करूं, इमेज के कलर्स के साथ छेड़छाड़ करूं, या इमेज के जो भी आइटम्स हैं उनको मैं चेंज करना चाहूँ तो उनके आइटम्स को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इमेज के अंदर ये गमला है। यार अपना माइक प्लीज़ बंद कर दें। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ इमेज मैनिपुलेशन के अंदर इसका कलर चेंज करने हैं इस इमेज में, या इस इमेज का ये गमला हटाना है, ये चीज़ हटानी है, कोई चीज़ यहाँ से ख़त्म करनी है। अब ये पिक्चर है, देखें इलिस्ट्रेटर में तो हम एक चीज़ बना रहे होते थे ना,
मगर यहाँ चीज़ मैंने कोई बनाई नहीं है, मैंने हाथ नहीं बनाया, मैंने ये चश्मे नहीं बनाए, ठीक है। मुझे रहती हुई जो इमेज है उसी के अंदर आइटम्स को चेंज करना है। तो ये काम है फोटोशॉप का, जिसके अंदर फोटोशॉप बेस्ट है, ठीक है। इससे अच्छा कोई और सॉफ्टवेयर नहीं है जो ये काम करता है। फोटोशॉप का असल जो पर्पस है इसलिए बना था कि पिक्चर्स के मल्टीपल एलिमेंट्स जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उनके एलिमेंट्स को के साथ छेड़छाड़ करें, ठीक है। इलस्ट्रेटर ये काम नहीं कर सकता। इलस्ट्रेटर में हमें हर चीज़ खुद बनानी पड़ती है, और यहाँ पे ये चीज़ जो है वो एक चीज़ चेंज हो सकती है। और यहाँ तक है कि अगर आप कहें कि भाई ये जो चश्मा है ये अपनी जगह से चेंज होकर ये ऊपर की तरफ ना हो, मुझे नीचे की तरफ चाहिए, तो ये सब काम कर सकते हैं हम अगली क्लासेस के अंदर। ये सब चीज़ें हम इन डेप्थ डिटेल में हम करते जाएंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है। अभी मुझे फ़िलहाल इस पिक्चर को थोड़ा बहुत चेंज करना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जो इस पिक्चर से बैकग्राउंड पे ये पिक्चर है, इसको मैं डबल क्लिक करके इसको लेयर बना दूंगा, ठीक है। इस पिक्चर को मैंने लेयर बना दिया, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड से लेयर 0 बन गई, ठीक है। इसका मैं आगे वाली क्लास में बताऊंगा कि मैंने क्यों किया, मगर ये बहुत फ़ायदेमंद है। फ़िलहाल इतना समझें कि जब भी आप इमेज के साथ छेड़छाड़ कर रहे होंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ये बैकग्राउंड में होगा, ठीक है। मैंने कंट्रोल Z करके आपको फिर दिखा रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप इसको लेके आएंगे तो ये बैकग्राउंड लिखा हुआ होगा, मगर आप इसको डबल क्लिक करके आप उसको लेयर बना दें, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर आप छेड़छाड़ करेंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका कलर टोन चेंज करना है। मुझे ये ब्लू ब्लू नहीं पसंद, ठीक है। मेरी मेरी मर्जी है, मेरा दिल करता है, ठीक है। मुझे ये ब्लू ब्लू कलर नहीं चाहिए, मुझे इसका कलर जो है वो थोड़ा सा टोन, इसकी कलर टोन चेंज करनी है, ठीक है। ये फ़िल्टर्स जो है वो अब तो मोबाइल का ज़माना है, तो ये सारी चीज़ें मोबाइल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर्स बड़े आसानी से आ गए हैं, इंस्टाग्राम में चीज़ें में। मगर ये वो सॉफ्टवेयर है जो जिस ज़माने में आया था उस ज़माने में ना इंस्टाग्राम था, ना ये फ़िल्टर्स थे, ना कुछ भी था, ठीक है। तो उस ज़माने में ये टूल्स बड़े जदीद लगते थे, ठीक है। जैसे आपको ह्यू चेंज करना है इसका, वो चीज़ें। और आज भी ये चीज़ें बड़ी काम की इसलिए हैं क्योंकि फ़ोटोशॉप एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, मतलब इसमें हर चीज़ होती है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई फ़ोटोशॉप इतने बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर हो जो इमेज मैनिपुलेशन कर रहा हो, उसमें जो है वो ह्यू और सैचुरेशन का ऑप्शन ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ होती है। मिसाल के तो ये कैसे आया मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे क्या करना है कि यहाँ मैं गया, इधर ये ऑप्शन है, ठीक है। इसका कोई नाम होगा, ठीक है। इसका नाम है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर इसका नाम है। ये बिल्कुल सेंटर में ये एक नॉब है, बॉटम में, बॉटम राइट पे आपको ये बिल्कुल सेंटर में ऑप्शन मिलेगा। ये जो आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ह्यू सैचुरेशन का, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, एक बात का ख्याल रहे, ये तो ऑप्शंस तो खुल गए, और यहाँ पे लेयर्स में देखें तो ये मेन लेयर के ऊपर एक लेयर बन रही है, ठीक है, जिसके ऊपर ये ब्राइटनेस की एडजस्टमेंट का काम चल रहा है, ठीक है। टेक्निकली बात समझ रहे हैं। अब मैं ब्राइटनेस को बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ। कंट्रास्ट को कम करना चाहूँ तो मैं कंट्रास्ट को कम कर सकता हूँ, ठीक है। बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। कंट्रास्ट को मैं थोड़ा सा -5 पे ले जाता हूँ, ओके, ठीक है। मैंने उसको बंद कर दिया, ठीक है। बंद कैसे किया फिर बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये नॉब है, ठीक है। इस नॉब को मैंने दबाया तो ये बंद हो गया, ठीक है। और उसको मुझे खोलना है फिर से, तो मैं ये जो ऑप्शन, ये जो बटन है जिसको मैंने दबा के खोला था, ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो फिर ये ऑप्शन खुल जाएगा, ओके। सिंपल है, ठीक है। अब अगर मुझे ये सेटिंग को बंद करके देखना है तो मैं हाइट पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। मैं थोड़ी सी और ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको बेहतर पता चले। अपना माइक क्लोज कर दें प्लीज़, प्लीज़ अपना माइक क्लोज कर दें, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। डिस्टर्बेंस हो जाती है माइक और रिदम टूट जाता है, ठीक है। तो अपना माइक क्लोज कर लिया करें,
ठीक है। अच्छा, अब देखें ना, अब मैं इसको हाइड कर रहा हूँ तो देखें डिफरेंस है, ठीक है, ब्राइटनेस का फ़र्क है। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल चीज़ है ना। अगर मैं मिसाल के तौर पे एक और चीज़ ले लूँ इसी ऑप्शन में जाके, मैं ह्यू और सैचुरेशन के साथ छेड़छाड़ करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं ह्यू और सैचुरेशन के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ। ठीक है, गमले का देखें कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे ही मैं ह्यू सैचुरेशन को चेंज कर रहा हूँ, ये ह्यू है, सैचुरेशन ये है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रेडिशनेस लेके आना चाहता हूँ। आई थिंक इतना सही है। ठीक है, ठीक है, लाइटनिंग, अगर लाइटनिंग को भी आप कम करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की। अगर मैं ख़त्म करके आपको दिखा दूँ तो पहले कुछ ऐसा था, अब ऐसा हो गया। पहले बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा था, मतलब ये इतना धुंधली और थोड़ी सी डार्क पिक्चर थी। मैंने अभी जो एडजस्टमेंट्स की हैं उसके साथ इमेज कुछ ऐसे दिख रही है, ठीक है ना, कुछ बेहतर हो गई। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। मतलब फ़िल्टर्स के जो दीवाने हैं ना, लड़कियां, ये लड़के जो भी हैं जो अपनी पिक्चर्स को फ़िल्टर्स लगा के बड़ा अच्छा करना चाहते हैं, तो फ़ोटोशॉप से बेस्ट कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, फ़ोटोशॉप में आपकी सोच है कि इसमें कितनी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, और कितना ये शैडोज़ और फ़िल्टर्स के हवाले से कितना ज़बरदस्त है। मतलब इसका मैं आपको छोटी सी अगर मिसाल दूँ ना, आपकी अगर धुंधली पिक्चर है, आपकी बड़ी बेकार सी पिक्चर है और उसकी ब्राइटनेस भी अच्छी नहीं है, वो बड़ी कंट्रास्ट भी वीक है, मगर अगर आप फ़ोटोशॉप में लेके आके उस पिक्चर को डीएसएलआर का रिजल्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको कि अगर बहुत छोटी सी बेकार सी पिक्चर है ना, मगर उसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं लाइक अ डीएसएलआर, ठीक है, डीएसएलआर का इफेक्ट देना चाहते हैं तो फोटोशॉप उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, मसलन मैं अगर कोई पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ जिसका रेजोल्यूशन कम है, मतलब मैं ऐसी बोंगियाँ नहीं मारूंगा, मैं आप करके दिखाता हूँ, खबर करें। ओल्ड ओल्ड वुमन की कोई पुरानी पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है, कोई बूढ़ी खातून की ना। अच्छा जी, बूढ़ी खातून की कोई धुंधली सी पिक्चर ले लेते हैं। ये भी धुंधली नहीं है। अच्छा, यहाँ पे टूल्स में हम साइज छोटा कर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये साइज, ठीक है। अब ये साइज जो है ना, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, देखें, 398 बाय 280, ये साइज है किसी छोटी ये इमेज है। ठीक है, मैं अभी आपको ये पिक्चर सेव करके इसके साथ छेड़छाड़ करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सेव भी पता नहीं किस फॉर्मेट में हो रही है, मज़े की बात। ठीक है, अगर इसका फॉर्मेट सही ना हो तो मसला नहीं है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये पिक्चर जो है मैं ले लेता हूँ फोटोशॉप में। मसला कर रही है, नहीं आ रही, कोई मसला नहीं है, हम तो चीते हैं, हमें जुगाड़ 100 जुगाड़ें आती हैं। ठीक है, कोई और कोई फॉर्मेट खुल ना रहा हो ना, तो क्या किया करें, आप फोटोशॉप में जाके थोड़ी सी उसमें चेंजिंग कर दिया करें और उसको सेव कर लिया करें। ठीक है, सेव मैं कर रहा हूँ, किसी भी पेंट में जाके थोड़ा सा उसको हल्की सी कोई चेंजिंग कर देंगे ना और उसका जेपीजी बना देंगे। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर इसको फोटोशॉप में आप लोड करना चाहें तो अब इसका बाप भी करेगा। ठीक है, अब ये लोड हो गई। ठीक है,
तो मेरे पास इतनी टाइम नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बता सकता हूँ, बताना चाहता भी हूँ, मगर टाइम की कमी है यार। ठीक है, अब ये छोटी सी इमेज है, ठीक है, बहुत छोटी सी इमेज है। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि फोटोशॉप का ये कमाल है कि फोटो, अब आपकी भी ऐसी इमेज हो सकती है, आप भी छोटी कोई दादी अम्मा हो सकती है जिसकी छोटी इमेज है, या आपकी कोई बचपन की पिक्चर है जो धुंधली भी है, ये तो इतनी धुंधली फिर भी नहीं है, मगर साइज इसका बहुत छोटा है। साइज का छोटे का मतलब यह है कि ऑफ कोर्स जब मैं इसको खोलूंगा और जूम करूंगा तो ये पिक्सेलेट होगी, क्योंकि इसके रेजोल्यूशन बहुत कम है। ठीक है ना, इस पिक्चर के रेजोल्यूशन बहुत कम है, ये साइज छोटा है इसका। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि इसका रेजोल्यूशन भी बढ़ाऊँ और इसका साइज भी बड़ा करूँ और इसको बड़ा अच्छा बना दूँ। तो कैसे बनाऊँगा मैं? ठीक है, आप जाएंगे कहाँ पे, इमेज ऑप्शन है ऊपर, इमेज। ठीक है, इमेज के अंदर ऑप्शन है हमारे पास इमेज साइज। कौन सा ऑप्शन है? आप इमेज में गए, इमेज साइज ऑप्शन है। ठीक है, इमेज साइज में आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे इसके रेजोल्यूशन बढ़ा देंगे। मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, रेजोल्यूशन बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं बढ़ा के 1000 तक ले आऊँगा। ठीक है, 1000 तक ले आऊँगा, सबर करो। ठीक है, 1020, मैंने 1020 का साइज रख लिया भाई। ठीक है, इतना साइज उसका बड़ा कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, क्या ऑप्शन है? प्रिजर्व डिटेल्स 2.0। ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्या ऑप्शन है? प्रिजर्व डिटेल्स 2.0। इसको आप जरा सिलेक्ट कर लेंगे अपने पास। ठीक है, नॉइज़ आपकी मर्जी है, इसको नॉइज़ को आप क्या रखें, मेरे ख्याल में 10% रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, 10%, बल्कि हाँ 10% सही है। ओके, नॉइज़ आप 10% रखें, प्रिजर्व डिटेल्स 2.0 कर दें, ओके करें। ये पिक्चर भाई बड़ी हो गई, देख रहे हैं? ये पिक्चर बड़ी हो गई तो इसके रेजोल्यूशन भी इंक्रीज हुए। ठीक है, इसके रेजोल्यूशन पहले से बेहतर हुए। ठीक है, इसको मैं सेव करके आपको पहले का और बाद का फ़र्क दिखा देता हूँ, सब्र करें, परेशान ना हो। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा हम इसके इफ़ेक्ट्स बढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी हम ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाते हैं पिक्चर की। देख रहे हैं, मैंने इसको 25 पे कर दिया। ओके, और इसका कंट्रास्ट, कंट्रास्ट बढ़ाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ओके, अच्छा, इसको मैं इसकी ह्यू में और सैचुरेशन में आता हूँ। इसका सैचुरेशन मैंने 4 कर दिया, और बाकी तो ह्यू सही है। लाइटनिंग भी थोड़ी सी मैंने इसकी, बहुत अंधेरा आ रहा था, थोड़ी सी लाइटनिंग मैंने इसकी बढ़ा दी है। कितनी बढ़ाता हूँ? 8 पे ले आता हूँ। ठीक है, और सैचुरेशन भी थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ। ओके, तो ये है पिक्चर। ठीक है, अब मैं ज़रा इस पिक्चर को और क्या काम करूँ मैं इसका, एक मिनट, और इसका मैं एक्सपोजर भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ऑफसेट इसका थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और गामा थोड़ा सा ले आता हूँ। ओके, तो ये पिक्चर बनी। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करता हूँ मैं इसको किस पे, जेपीजी में। जेपीजी में सेव कर लेता हूँ, और एक मिनट, इसको मैं जेपीजी में एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। मैं अभी करता हूँ सेव एज। मैं बता रहा था ना कि सेव करने के फोटोशॉप में बहुत तरीके हैं, एक और तरीका आपको बता रहा हूँ अभी अभी। ठीक है, फोटोशॉप का यही तो फ़ायदा है, आप सेव एज में जाएं,
सेव में जाके मैं इसको करता हूँ हाँ जी। JPEG, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम आप कुछ और रख दें, ओके, सेव। और इसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी मैं यहाँ पे हाई पे ले आता हूँ, ओके। ओके करता हूँ, ठीक है, सेव कर लेता हूँ। अब जरा मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क दिखाता हूँ इस फाइल के अंदर, फ़र्क क्या है। मैं दोनों को साथ रख लेता हूँ ताकि आपको फ़र्क पता चले। इलस्ट्रेटर में रख के दिखा देता हूँ दोनों में फ़र्क, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है भाइयों। अभी दिखाता हूँ। ये फ़र्क है। पहले पिक्चर ये थी, ठीक है, उसका साइज़ ये था। जो हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया तो ये पिक्चर ऐसी हो गई। मतलब ये पिक्चर तो वो साइज़ था इसका जो शायद नज़र ना आने वाला था। मतलब इसको आप, कितना धुंधला था इसका, तो दांत भी शायद धुंधले नज़र आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद जब हम इधर आए हैं, इस साइज़ को हमने बड़ा किया, अब आपको इसके कुछ दांत तो नज़र आ रहे हैं ना। मतलब बहुत ज़्यादा धुंधले नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। इसका जो हशर नशर हुआ था ना इस पिक्चर का, ठीक है, इसका साइज़ बड़ा हुआ, इसकी कलर कनेक्शन बेहतर हुई, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमेजेस के साथ और बेहतर कर सकते हैं। मतलब ये तो मैंने आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिया, ठीक है। तो पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ये ऑप्शंस जो मैंने अभी इस्तेमाल किए, क्या इस्तेमाल किए मैंने यहाँ पे, इसी ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा। अब मैंने इसका सैचुरेशन को चेंज किया, मैंने इसके एक्सपोजर के साथ थोड़ा बहुत खेला, ऑफसेट के साथ, एक्सपोजर के साथ, गामा के साथ थोड़ा मैंने थोड़ा बहुत खेला है, ठीक है। और इन ऑप्शंस को आप बंद भी कर सकते हैं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैंने ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको सामने नज़र आई है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा वापस आ जाते हैं आगे, हम जो पीछे काम कर रहे थे यहाँ पर, ओके। अच्छा एक बात और, जो लेयर्स में मैंने आपको एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टूल है जो लास्ट में टूल अभी बताऊंगा, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। जो मैंने कहा आखिर में आपको इतना अच्छा टूल बताता जाऊं कि आपका दिल खुश हो जाए, क्योंकि ये तो टूल्स आप सीखते रहेंगे और मैं सिखाता रहूँगा, कोई मसला नहीं है। मगर कोई ऐसा टूल आप कहें कि सर आप बताएं जो मतलब दिल खुश कर दे, ठीक है। वो टूल आपको ये है कि आप का टूल है, कहाँ गया, हाँ, ठीक है। ठीक है, ये टूल है क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। क्या नाम है, क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मार्क है ना, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ये जो ए एंड ए लिखा हुआ है ना, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। क्लोन टूल ये करता है, ठीक है, कोई सैम्पल एरिया ये बताएं इसको, ठीक है। ये पूछेगा आप कोई सैम्पल एरिया बताएं, मतलब मैं बताता हूँ ये सैम्पल एरिया ये है, इसको आपको कॉपी करके ये एरिया सिंपल ये इसके ऊपर प्लेस करना है। मैं बताता हूँ, ऑल्ट दबाता हूँ, क्या दबाता हूँ, ऑल्ट। ऑल्ट दबाने से ये सैम्पल एरिया सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट किया इसको मैंने। अब अगर मैं यहाँ पे इसको लगाऊं, सॉरी, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया, जो मुझे बतानी है, वो ये कि लेयर जब सिलेक्ट हुई हुई होगी उसी के ऊपर काम करेगा। मतलब अगर लेयर मेरी फॉर एग्जांपल ह्यू और ब्राइटनेस की या वगैरह वगैरह कोई और लेयर सिलेक्ट हुई हुई है,
तो उसके ऊपर मैं ये काम करूँगा तो नहीं होगा। जिस लेयर के ऊपर मुझे काम करना है वो सिलेक्ट होना लाजमन है। मैं लेयर 0 के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसी के ऊपर ये काम था। तो अब मैं क्या करूँगा, ऑल्ट दबा के इसका सैंपल यहाँ से लूँगा। इस एरिया का मैंने सैंपल लिया है, इस एरिया का सैंपल लिया है ऑल्ट दबा के, और मैं इधर इसको क्लिक करके मैं इस एरिया को वॉश आउट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से फिर सैंपल लेता हूँ और फिर इस एरिया को वॉश आउट कर रहा हूँ मैं। जूम आउट करूँ, देखा कितना ज़बरदस्त हुआ, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, कि क्लोन टूल है। क्लोन टूल क्या करता है, वो किसी एक एरिया का आप सैंपल लें और एक एरिया का सैंपल लेके आप थोड़ा सा, मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ, यहाँ से इसका साइज़ बड़ा होता है, इसका साइज़ बड़ा कर दिया। मैं कहता हूँ कि भाई किसी भी एरिया का मैं सैंपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये डायरी ख़त्म करनी है, मुझे ये डायरी नहीं पसंद, अच्छी नहीं लग रही मुझे डायरी है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसके डेस्क का जो है वो एरिया ले लेता हूँ, यहाँ वाला इसका डेस्क का एरिया लेता हूँ और मैं इसको ख़त्म करना शुरू कर देता हूँ। जूम करूँ आपको दिखाता हूँ, मगर उसके लिए आपको सैंपल चाहिए। सैंपल आप लेंगे इस एरिया को, आप इस एरिया का सैंपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो आप ख़त्म करना चाहें, ठीक है, ये बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए फीचर अच्छा नहीं है, छोटे ऑप्शंस के लिए ये अच्छा है। अगर आप इसका वर्किंग समझ गए कि आपको जैसे मिसाल के तौर पे छोटे, ये बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, छोटी चीज़ों के लिए ये बड़ा अच्छा टूल है। बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं बताऊँगा टूल क्या है। अगर जैसे मिसाल के तौर पे छोटे ऑब्जेक्ट्स में कहता हूँ कि भाई ये जो चीज़ है, ये जो ये क्रॉस लगा हुआ है, ये मुझे हटाना है फॉर एग्जांपल ना, तो मैं क्या कहता हूँ कि सैंपल लेता हूँ उसके टॉप का और इसको यहाँ से अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। देख रहे हैं, मैं इसका फिर सैंपल लेता चला जा रहा हूँ और इसको ख़त्म करता चला जा रहा हूँ। साइडों से सैंपल ले रहा हूँ और इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बिल्कुल क्रॉस ख़त्म हो गया जो बीच में था, नज़र आ रहा नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया, जैसे था ही नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ों पे ये चेंजिंग बड़ी, और ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो इसका एरिया है ना, मतलब ये जो कार्ड निकला हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये कार्ड निकला हुआ ना हो, कि मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे इसका सीधा सीधा एज है ना, इसी तरह से मैं टॉप पे भी इसका एज वैसा बनाना चाहता हूँ। तो ये भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। मैं इधर वाला एज लूँगा और करूँगा इसको यहाँ पे कॉपी फॉर एग्जांपल, मगर यहाँ पे जो है ये उल्टा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ से इस एड्स को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये वाइट पोर्शन अगर मुझे ख़त्म करना है तो मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ। देख रहे हैं, मुझे अगर वाइट पोर्शन ख़त्म करना है, थोड़ा सा अगर बारीकी से आप चलेंगे तो बड़ा अच्छा की चीज़ें कर सकते हैं। देखो मैं इसके वाइट पोर्शन को ख़त्म करता जा रहा हूँ। ठीक है, मगर फोटोशॉप में बड़ी बारीकियों का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि यार बहुत चीज़ बारीकी से चीज़ खेली जाती है। समझ के बात में, देखो अब ऐसा लग रहा है कि वाइट पोर्शन मैंने ख़त्म कर दिया और ऐसा ख़त्म किया है, ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से कटा हुआ है, ऐसा लग रहा है ये डायरी यहाँ से कटी हुई है। ठीक है, अच्छा मैं बड़ी चेंजेस करना चाहूँ तो बड़ी चेंजेस के लिए ये टूल वैसे अच्छा नहीं है, मगर एंडोर्स नहीं करूँगा कि बड़ी चेंजेस यहाँ पे करें, मगर फिर भी क्योंकि क्लोन टूल है, क्लोन टूल का मैं असल में सिर्फ पर्पस बताना चाहता हूँ कि ये कोई भी एरिया स्पेसिफिक कॉपी करके दूसरी जगह पे लगा रहा होता है। अगर मैं इसको ये कहूँ
कि इसका साइज़ मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, साइज़ मैं अगर बढ़ा दूँ और मैं कहूँ कि ये गमला और मुझे यहाँ इस जगह पे चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये गमला इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये जगह सही नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये गमला इस जगह पे आए। ठीक है, तो देखो गमला इधर आ रहा है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि ये क्लोन टूल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह को कॉपी कर रहा होता है। अब मैं ये कहूँ तो ये डायरी यहाँ आ जाए तो ये यहाँ आ सकती है। ठीक है, मगर फिर वही बात है कि बड़ी फिनिशिंग की ज़रूरत है, बड़े आपको इसके ऊपर महारत की ज़रूरत है कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ कॉपी करनी है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ छोटी चीज़ों के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पेन की ये जो डिटेल्स है ये ख़त्म करनी है, ये बड़ी छोटी सी बारीक चीज़ है ना, मगर ये छोटी चीज़ों पर बड़ी बेहतर अंदाज से काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर मुझे ये चीज़ मिटानी है, तो मैं इसकी जो खाली वाला पोर्शन है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ से ख़त्म करना शुरू करूँगा, तो ये ख़त्म होता जाएगा। इसी तरह से इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं अभी और भी बताता हूँ कि आप कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप छोटी चीज़ों पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हैं, ख़त्म हो गया। इसका और बेनिफिट मैं बताऊँ, मिसाल के तौर पे मैं किसी की पिक्चर ले लेता हूँ ना, मिसाल के तौर पे मैं किसी बॉय की पिक्चर ले लेता हूँ और किसी बंदे की पिक्चर जो है वो कोई अच्छी लेता हूँ जिसमें उसके चेहरे पे कोई दाग धब्बे हों। ठीक, हाँ देखिए, मिसाल के तौर पे ये फेस है, माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत सा फेस है, मगर बेचारे की पिंपल्स, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि आपकी एक तल्ख हकीकत है कि आप पिक्चर खिंचवाते हैं, ठीक है, फ़ोटोशॉप ये फ़ोटोग्राफ़ी बड़ी अच्छी करते हैं, मगर कई दफ़ा लड़कियां हों या लड़के हजरात हों, उनके चेहरों पे जो है वो ये छोटे छोटे से पिंपल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये पिंपल्स वाले चेहरा जो है ये बंदा किसी और को कैसे दिखाए। ठीक है, तो इसलिए फ़ोटोशॉप जो है ना इस काम में एक्सपर्ट है। ये अभी आपको ये आपके दाग धब्बे ख़त्म करके दिखाएगा। ठीक है, एक मिनट। जी, अ, तो मैं आपको बता रहा था कि कोई पिंपल वाली कोई पिक्चर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने अभी ये पिक्चर ली है। ठीक है, ठीक है, और वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पिक्चर में इसका यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसका साइज़ हम क्या करते हैं 120 कर देते हैं। हो रहा है यार 120। ओके, 120 कर लेते हैं और इसका नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है इसके चेहरे में। ओके, ठीक है, ये पिक्चर आ गई। ठीक है, इसमें मैंने छोटी पिक्चर थी, फोटोशॉप में मैंने बड़ा कर दिया। अब इस पिक्चर में एक मसला ये है कि इस बंदे के पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं, पिंपल्स को मुझे ख़त्म करना है। ठीक है, ख़त्म मैं कैसे करूँगा? ये जो क्लोन टूल है आप, ये काम करेगा मेरे लिए। ठीक है, क्लोन टूल को मैं थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा कर लेता हूँ।
ठीक है। अच्छा, ये है कि मैं बैकग्राउंड से मैं इसको लेयर में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये वही तरीके हैं। अब इन जो मैं आप चीज़ अब समझा रहा हूँ ना, इनको आप रट लेंगे तो आगे आपको आसानी होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसका एक एरिया लेता हूँ और इसका ये टेम्पल ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इस तरह से मैं इसके पिंपल्स ख़त्म कर रहा हूँ। भले ही आपके कितने ही डार्क और कितने बड़े ही पिंपल्स क्यों ना हो, मगर आप फोटोशॉप में जब आप बैठे हैं तो आप सब काम कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो डेफिनेटली कंट्रोल जेड से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मुझे सैंपल बड़ा स्पेसिफिक, बड़ा अच्छा लेना है। सैंपल के ऊपर ही सारा काम होगा। थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर लेता हूँ। ये जो इसका पॉइंट है ना, बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको फिनिशिंग के साथ आप काम करेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए पिंपल्स कितने आसानी से इसके ख़त्म होते चले जा रहे हैं। ये कितना प्यारा बच्चा दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है अंग्रेज़ बड़े खूबसूरत होते हैं? अंग्रेज़ जो है वो होशियार होते हैं। आप भी अंग्रेज़ों की होशियारी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फ़ोटोशॉप करके बहुत सारे लोग जो है वो अपने आप को खूबसूरत बना रहे होते हैं। आपके जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आपकी जो मूवीज़ आती हैं, शाहरुख खान है, सलमान खान है, तो वो उनके पास इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं जो खूबसूरत करके उनको दिखा रही होती हैं। ओके, अब देखो, खूबसूरत चिकना बच्चा हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए ये आप टूल के कितना बेनिफिट है। ये मैंने क्या किया, मैंने जो क्लोन स्टैम्प टूल है उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने इसके सारे दाग धब्बे ख़त्म कर दिए। तो इसी तरह से आप किसी भी इमेज के दाग धब्बे ख़त्म कर सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल बताया। इसके अलावा उस पर रेजोल्यूशन कम हो तो वो आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, मैंने आपको ये भी बताया। देखिए बेसिक टूल्स, लेयर्स और सिलेक्शन टूल कैसे होते हैं वो मैंने आपको बताया। कलर्स कैसे सिलेक्ट करते हैं वो मैंने बिल्कुल आपको बताया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको समझ में आ गई हों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ना समझ में आई हों, तो परेशान ना हो। आने वाली क्लासेस में मैं रिपीटेडली यही चीज़ें इस्तेमाल करता रहूँगा और आपको बताऊँगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है,
फिर वही बात है कि मेरे बोलते रहने से फ़ायदा नहीं है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस ना करें इन सारे टूल्स का तो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है, चैट में पूछ सकते हैं, माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे इतनी ही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझसे अगर किसी का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछ सकता है। अच्छा, एक मैं टिप बताता हूँ आपको। ठीक है, क्लास में आने का यही फ़ायदा होगा कि मैं आपको टिप्स बताऊँगा। ठीक है, शायद वो आपको कोई और ना बताए। ठीक है, टिप सबसे बड़ी एक और ये है कि कितने लोग हैं सुनने वाले? खैर जितने भी हैं, अब मेरी बात सुने। टिप बताऊँ, बहुत सारे लोगों के पास शायद फ़ोटोशॉप जो है वो चल ना रहा हो, बहुत सारे लोगों के पास फ़ोटोशॉप के मसले आते हों। ठीक है, तो एक और टूल है, ऑनलाइन टूल है। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट है जो फ़ोटोशॉप की तरह काम करती है। ठीक है, आप जब फ़ोटोशॉप सीख जाएंगे तो आपको वो वेबसाइट बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, वो ऑनलाइन वेबसाइट है जो फ़ोटोशॉप के लेवल का काम कुछ हद तक कर रही होती है। वो बिल्कुल फ़ोटोशॉप की तरह है। और फ़ोटोशॉप की मज़े की बात कि पीएचडी भी खुल जाती है उसके अंदर। ठीक है, वो कौन सी वेबसाइट है? उसका नाम है फोटोपिया.com। या फोटोपिया.com ज़रा आप खोलेंगे, अपने मोबाइल पे भी खोल सकते हैं। ठीक है, आप वेब कहीं किसी लो कॉन्फ़िगरेशन का कोई लैपटॉप होगा, कोई पीसी होगा, उसमें भी ये वेबसाइट खुल जाएगी फोटोपिया के नाम से। अब जरा आप फोटोपिया को देखें तो फोटोपिया जो है वो सेम फोटोशॉप की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे इतने तक के कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पीएचडी खोल देगा, एक्सडी की फाइल्स खोल देगा, पीडीएफ खोल देगा, तो मतलब इलिस्ट्रेटर नहीं खोलेगा। अगर आपके पास फोटोशॉप खुल जाएगा, मैं जो फाइल यहाँ बनाऊंगा वो आप यहाँ पे फोटोपिया में खोल के कर सकते हैं। लेयर्स उसी तरह आएंगी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो फोटोपिया के अंदर मौजूद हैं फ़ोटोशॉप के। ठीक है, लेयर्स हैं और टूल्स भी बहुत सारे फ़ोटोशॉप के लेवल के इसके अंदर हैं। ठीक है, तो कई दफ़ा अगर किसी के पीसी में फ़ोटोशॉप नहीं भी है तो वो कुछ हद तक फ़ोटोपिया में काम कर सकता है। ठीक है, ऑप्शंस अगर आप सीख जाते हैं फ़ोटोशॉप को तो फ़ोटोशॉप और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं फ़ोटोशॉप से। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये आपको मैंने एक बोनस टिप दी है। ठीक है, अगर जिसके पास कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप नहीं है तो जल्दी जल्दी में आप फ़ोटोपिया में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन सवाल तो वो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल नहीं है? याकूब हमज़ा, इग्ना तारिक, बिस्मा खालिद, मरियम तारिक, नजम सुल्तान। सर इलस्ट्रेटर में कर्वेचर टूल थोड़ा सा बता दें। कर्वेचर टूल मैंने बिल्कुल जो क्लासेस थी आपने अगर ली हों, रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं। ठीक है, मगर फिर मैं बता देता हूँ। कर्वेचर टूल बहुत सिंपल है। ठीक है, बता देता हूँ इलस्ट्रेटर में। ठीक है, कर्वेचर टूल आप ले लें। ठीक है, उसके बाद कर्वेचर टूल का बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन जो है वो कर्व्स बनाना है। ठीक है, अगर फिल है तो फिल के साथ कर्वेचर टूल सही नहीं काम करता। आप स्ट्रोक बना लें, स्ट्रोक के साथ कर्वेचर टूल को आप बनाएं। बाय डिफ़ॉल्ट कर्वेचर टूल जो है वो कर्व्स बनाता है, मगर अगर मुझे कोई शार्प एजेस बनाने हैं, मतलब शार्प टर्न्स लेने हैं, ठीक है, मुझे मिसाल के तौर पे यहाँ से शार्प टर्न लेना है। ठीक है, यहाँ स्ट्रेट लाइन लेनी है किसी पॉइंट पे, तो मैं जो लास्ट पॉइंट है उसको मैं डबल क्लिक करूँगा और सीडी पॉइंट बन जाएगा। और उसके बाद भी बाय डिफ़ॉल्ट ये कर्व ही चलेगा। अगर आपको स्ट्रेट लाइन ही आगे कंटिन्यू करनी है तो फिर डबल टैप करेंगे पीछे वाले नॉब को। ठीक है, और जब जब आपको स्ट्रेट पाथ चाहिए आप पिछले वाले नॉब को डबल क्लिक करेंगे। क्लियर है? और उसके बाद अगर डबल टैप नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कर्व ही बनाता है। ओके, सिंपल है, कोई इशू नहीं है।
ठीक है, जहाँ पे आपको ज्वाइन करना है वहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट कर्व ही बनाएगा, अनटिल अनलेस कि आप डबल टैप ना करें। क्या क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? अगर कोई मसला है तो मुझसे आप भी सवाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कर्वेचर टूल बहुत सिंपल है एज कम्पेयर टू पेन टूल और दूसरे टूल्स है ना। ठीक है, कर्वेचर टूल आपको बहुत सी चीज़ों में ऑटोमेटिकली खुद ही गाइड कर रहा होता है, तो बहुत सिंपल है। सिर्फ मसला वहाँ आता है कि जब आपको स्ट्रेट पाथ चाहिए, तो स्ट्रेट पाथ चाहिए होता है तो उसका सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बता दिया, कि उसको जो लास्ट पॉइंट है उसको आप डबल टैप कर लें। ओके, अच्छा, अगर कर्वेचर टूल ले लिया है और आपको ख़त्म करना है, भाई ये मेरा जान क्यों नहीं छोड़ रहा, मुझे ख़त्म करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एस्केप दबा सकते हैं या बैक स्पेस दबा सकते हैं, उससे जो है वो कर्वेचर टूल आपकी जान छोड़ देगा। ठीक है, तो ये भी एक टूल का ये भी एक फ़ायदा है। ओके, ठीक है, तो क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम फ़ोटोशॉप को फर्दर और पढ़ेंगे। फ़ोटोशॉप की ये जो मैंने अब तक चीज़ें बताई हैं बहुत बेसिक हैं, ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आगे वाली क्लासेस में फ़ोटोशॉप बहुत लेंथी और बहुत मुश्किल और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ कि फ़ोटोशॉप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा आने वाली क्लासेस में। जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये इसमें मुश्किल हो सकती है आपको। ठीक है, तो फोटोशॉप में आप प्रैक्टिस करें, जो मैं क्लासेस बता रहा हूँ, मैंने जितनी क्लासेस से पहले बताई हैं, ठीक है, उन सब का ताल्लुक हर क्लास से रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। मैंने पहले जो क्लासेस बताई थी आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि इलिस्ट्रेटर की बहुत सारे टूल्स फोटोशॉप से मिलते जुलते हैं। जब आप फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर में आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपके लिए फ़ोटोशॉप पे काम करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने बताई थी, डिज़ाइन रिलेटेड थ्योरी मैंने पढ़ाई, जो भी चीज़ें बताई थी, जितनी भी क्लासेस शुरू में दी हैं, कलर्स के, लेआउट्स के, यूआई यूएक्स की जितनी भी क्लासेस दी हैं वो वेस्ट नहीं हैं। उन सब का ताल्लुक ये जो अब क्लासेस पढ़ा रहा हूँ उनसे है। ठीक है, क्लियर है? बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फ़ोटोशॉप को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह ने निगहबान।